टाइप्स ऑफ प्लान। तो प्लान बच्चों दो तरह के होते हैं। द लेफ्ट कैटेगरी इज सिंगल यूज प्लान, ऐसे प्लान जिनको आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, ये रेकरिंग नहीं होते हैं। एंड राइट साइड इट सेज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग प्लान। जैसे बैंक में आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हर महीने हमारा इलेक्ट्रिक बिल आएगा, उसको पे करते रहना, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग प्लान। सो यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग प्लान्स। सो इनको आप बोल दीजिए नॉन रेकरिंग प्लान्स, the left side children, and the right side is called as recurring plans. तो जो प्लान एक बार बन गया and it is being used again and again and again, we call them as recurring plans or standing plans. और जो प्लान आप so called एक ही बार यूज करेंगे, बार बार नहीं यूज कर सकते, that is called as single use plan. तो ये शब्द आपने आज से पहले बहुत बार सुने होंगे। मेथड हम किसे बोलते हैं? व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द प्रोग्राम, व्हाट इज द स्ट्रेटजी, व्हाट इज द बजट, व्हाट इज पॉलिसी, व्हाट इज प्रोसीजर, व्हाट इज रूल। देखने में कुछ चीजें एक जैसी लगती हैं। मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स को लगता है कि मेथड एंड प्रोसीजर इज वन एंड द सेम थिंग, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। कभी कभी लगेगा पॉलिसी एंड रूल इज वन एंड द सेम थिंग, बट इट्स डिफरेंट चिल्ड्रन। तो कुछ चीजें तो एकदम अलग लगेंगी, जैसे प्रोग्राम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, स्ट्रैटेजी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव्स में कंफ्यूजन नहीं होगा, बजट में कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजिंग ये सब है, मेथड हो गया, पॉलिसी हो गया, प्रोसीजर हो गया एंड रूल हो गया। तो आई फ्रेम ब्यूटीफुल एग्जांपल्स है जिसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई इन सब में प्रैक्टिकली डिफरेंस क्या क्या होता है। सो प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वेरी क्विकली, देन वी प्रोसीड फर्दर। चलिए, सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन ऑल ऑफ देम चिल्ड्रन। सबसे पहला आपके सामने जो आने वाला है दैट इज स्टैंडिंग की कैटेगरी में ऑब्जेक्टिव। अब मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन है, बिजनेस कंसर्न है, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, और आपका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आपका नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होने वाला है, इससे आप मार्केट लीडर बन जाएंगे, आपका मार्केट पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, सेल्स आपकी मैक्सिमाइज हो जाएंगी और प्रॉफिट भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। सो अगेन आपका सिंपल सा आंसर आ गया, एंड्स विच मैनेजमेंट ट्राई टू अचीव। अब एंड्स का मतलब होता है फाइनली द रिजल्ट बेसिकली, so we call them as results basically। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब रिजल्ट्स, हमारे बिजनेस एक्टिविटी से जो हम अचीव करना चाहते हैं। सो दिस इज सेटअप बाय द टॉप मैनेजमेंट। अगेन पॉलिसी भी आएगी तो वो टॉप मैनेजमेंट सेटअप करेगा, रूल भी होगा तो टॉप मैनेजमेंट सेटअप करेगा, स्ट्रैटेजी हर मैनेजमेंट पे होगी, मतलब टॉप लेवल की अपनी स्ट्रैटेजी होगी, मिडिल लेवल की अपनी स्ट्रैटेजी होगी, और प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे एग्जीक्यूट करके बेचना है, कैसे उसको सेल करना है, कस्टमर का ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन हमारे प्रोडक्ट की तरफ, सर्विस की तरफ हो, ये ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट करेगा। तो सो कॉल्ड ये काम सब लोग करते हैं। सर्व्स एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग, शुड बी मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म एंड रिटर्न स्टेटमेंट फॉर्म। तो एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कि आपको सेल्स को इंक्रीज करना है 10% से। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उन्होंने बुक में पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव ना स्टैंडिंग में आता है ना सिंगल में आता है, तो भाई ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, दोनों में से एक में तो आएगा ही आएगा। इज दैट क्लियर? एक तो आएगा ही आएगा। ये तो नहीं लिखा किसी की बुक में कि भाई ये ऑब्जेक्टिव प्लान ही नहीं है, ऐसा नहीं लिखा ना, तो फिर ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि दोनों में से नहीं आएगा? हाँ, मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार हूं, कुछ ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म। जैसे कंपनी का शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है कि हमने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत खर्च किया है, तो इस साल हमारा प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हो ताकि हमारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कवर अप हो जाए। बट ओवरऑल लॉन्ग रन में हम अपने प्रोडक्ट को इस कॉम्पिटेटिव प्राइस पे बाजार में बेचें कि हम ही हमेशा मार्केट लीडर बने। तो सेल्स को ग्रो करना है हर साल 10%, दिस कुड बी अ स्टैंडिंग प्लान। बट इस साल सेल को थोड़ा ज्यादा ग्रो करना है क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर मार्केट से गायब हो चुका है, तो आई कैन कॉल दैट ऑब्जेक्टिव एज अ सिंगल यूज प्लान बेसिकली। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं हो सकता, शायद बुक में ये लिखा होगा या लोगों को ये ज्ञान मिला होगा कि भाई ये दोनों में आता है, ये स्टैंडिंग में भी आता है एज वेल एज सिंगल यूज में भी आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी में भी ना आए, किसी के एक में तो ये आएगा ही आएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया बच्चों ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? तो एज अ टीचर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? एवरी स्टूडेंट शुड स्कोर गुड मार्क्स। आप एग्जाम में केस स्टडीज को अच्छी तरीके से आप हैंडल कर लें। पहले तो सीबीएसई में केस स्टडीज का इंपॉर्टेंस होता था, अब आईएससी में भी आ गया है। तो खोपड़े में सबके बात गई चिल्ड्रन। तो हु विल मेक द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? द टॉप मैनेजमेंट। अगेन मिडिल लेवल है, इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, बट हम यहाँ पे जिन ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं ये ऐसे हैं जिनको डिजाइन कौन करेगा?
टॉप मैनेजमेंट। और वैसे बोला जाए तो भाई टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल हो, या और क्या कहते हैं सुपरवाइजरी हो, सब कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। बट जब हम इसको लिखते हैं कि दैट दे आर इन रिटन फॉर्म, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ किसका है चिल्ड्रन? टॉप मैनेजमेंट का है। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? पक्का? तो आपने कभी अपने स्कूल की अगर डायरी चेक की हो बच्चों, तो उसमें भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। गॉट इट क्लियर? क्या ऑब्जेक्टिव होता है? कि भाई हर बच्चे को एजुकेशन मिले, हर बच्चा अच्छी से अच्छी पढ़ाई करे। तो आपका भी एक ऑब्जेक्टिव है पढ़ाई के पीछे कि भाई आपके अच्छे मार्क्स आए, सो कॉल्ड आपकी अंडरस्टैंडिंग चीजों को लेके एकदम क्लियर हो, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो ये भी आपके जीवन का एज अ स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव है। खोपड़े में बात गई? पक्का? तो ऐसा ऑब्जेक्टिव जो एक बार डिफाइन कर लिया और लॉन्ग टर्म चले, हम इसको कैटेगराइज करेंगे एज स्टैंडिंग प्लान, जो रेकरिंग होगा, बार बार इस्तेमाल होगा एक बार बनने के बाद। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो कभी कभी काम आएंगे, हमेशा नहीं होंगे ये, दे विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द कैटेगरी ऑफ सिंगल यूज प्लान। समझ में आ गया? तो इस बात को जरा आप लिख लें, दोज ऑब्जेक्टिव्स विच गो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, विच आर टू बी अचीव्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, will be categorized as standing plan, and those which are short term will be categorized as a single use plan. समझ में आ गई बात सबको? चलते हैं आगे बच्चों। अगली प्रजाति है स्ट्रैटेजी। ध्यान से सुनिएगा। टाटा वालों ने जैगवार लैंड रोवर को खरीदा, इससे अच्छा वो अपनी ही गाड़ियों को बेटर डिजाइन कर लेते हैं। बट उनको क्या लगा कि अगर हम जैगवार लैंड रोवर को परचेज कर लेते हैं, तो इन दैट केस हमें इतने इयर्स का जो एफर्ट उनको कॉम्पीट करने में लगेगा, वो पूरा का पूरा बच जाएगा। तो स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं आपका कनिंग बिहेवियर होता है। आई रिपीट चिल्ड्रन, स्ट्रैटेजी हैज सम कनिंग बिहेवियर। समझ में आ गया? तो आप इसको बोल सकते हैं रणनीति या राजनीति। सो यहाँ पे तीन चीजें हैं। अगेन बच्चों देखिए, सबसे पहला कंटेंट ही इसको बना देता है स्टैंडिंग प्लान, डिटर्मिनिंग विच ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म। तो आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स का अटैचमेंट है स्ट्रैटेजी चिल्ड्रन। बिना स्ट्रैटेजी के आपके ऑब्जेक्टिव्स काम नहीं करेंगे। तो यू कैन से ऑब्जेक्टिव एक कानून हो गया। आई रिपीट, ऑब्जेक्टिव एक कानून हो गया, और स्ट्रैटेजी कि लोगों के ऊपर उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कि भाई आपको अपने कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रैटेजी। एलोकेटिंग द रिसोर्स नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। जैसे मारुति ने सोचा कि भाई हम अपने एलीट कस्टमर्स को अलग तरीके का ट्रीटमेंट दें और नॉर्मल कस्टमर्स को अलग, तो उन्होंने अपने दो अलग अलग ब्रांड्स मार्केट में लॉन्च कर दिए। वन इज कॉल्ड एज अरीना ब्रांड, थोड़ी सस्ती गाड़ियां जहां पे बेचते हैं। अदर इज कॉल्ड एज नेक्सा ब्रांड, थोड़ी महंगी। अरीना ब्रांड की कार्स आप खरीदेंगे तो कार की डिलीवरी टाइम पे आपको एक कैडबरी का चॉकलेट का डिब्बा मिल जाएगा। बट नेक्सा ब्रांड में जाएंगे तो फेरारो रोशे आपको मिल जाएगी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? जैसे टोयोटा की इंडिया में स्ट्रैटेजी है कि सस्ती कार बनाने में रिसोर्सेज ना बर्बाद करें, मारुति से खरीद लेंगे और अपना स्टिकर लगा के उसको बेच देंगे। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? देयर स्ट्रैटेजी। फंडामेंटल क्लियर? अब बच्चे कहेंगे सर ये तो ऑब्जेक्टिव भी हो गया, मैंने पहले ही आपको बोल दिया includes what objectives as well, but ये उनका कनिंग बिहेवियर था कि let our resources be devoted only on producing luxury cars, the cheaper ones would be bought from Maruti and sold in the market। तो अगर विप्रो चाहता है कि भाई लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर्स इंडिया में ज्यादा बिके, किसी जमाने में विप्रो बेचा करता था पर्सनल कंप्यूटर्स, बट सेल टारगेट मीट नहीं हो पाया तो उन्होंने एग्जिट कर दिया मार्केट से। तो अब ये सस्ता कंप्यूटर कहां से मिलेगा? तो विप्रो ने ऑब्जेक्टिव लगाया, ऑब्जेक्टिव बनाया कि भाई हमको अपने आईटी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना है, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। बट सस्ता कहां बनेगा? चाइना में। तो उन्होंने प्लांट चाइना में सेटअप कर दिया, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रैटेजी। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? So business environment is to be considered which may affect an organization's strategy। तो इसका मतलब सबको समझ में आ गया बच्चों? तो cunning behavior in your objectives could be called as strategy। तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, a company's marketing strategy, who are the customers, what is the demand for their product। तो जैसा कस्टमर चाहता है हम वैसा ही बना के बेचेंगे बाजार में। खोपड़े में बात गई? तो ऑल्टो गाड़ी जापान में भी बेचते हैं सुजुकी वाले और इंडिया में बेचते हैं, बट क्वालिटी में जमीन आसमान का डिफरेंस है चिल्ड्रन। जापान की ऑल्टो में आपको कम से कम 4 एयरबैग मिलेंगे स्टैंडर्ड, बट इंडिया वाली में सिर्फ 2। वहां पे जो स्टील यूज करते हैं काफी हाई डेंसिटी का होता है, इंडिया में जो स्टील यूज करते हैं काफी लो डेंसिटी का।
किया वाले जब अपनी गाड़ी कोरिया में बनाते हैं तो स्टील एकदम हाई डेंसिटी होता है, इंडिया में जब बनाते हैं तो 3 तरह का स्टील यूज करते हैं, छत का और विंडो पैनल का थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टील है, बट सो कॉल्ड बाकी गाड़ी में जो स्टील लगा है वो एकदम लो टेंसाइल स्टील है, ताकि उनकी कॉस्ट थोड़ी सी कट हो पाए। समझ में आ गई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? खोपड़े में गई बात? पक्का? इंडियन रेलवेज सर्ज प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट पे आ गया, आधी सीट्स को एक नॉर्मल टिकट के प्राइस पे बेचेंगे, उसके बाद हर 10% सीट्स का जो फेयर होगा वो बढ़ता जाएगा डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। तो ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन रेलवेज को लॉस से बाहर निकालना है। स्ट्रैटेजी है कि जो सुपर फास्ट ट्रेन है 50% ऑफ द टिकट्स वुड बी सोल्ड एट अ नॉर्मल प्राइस, रिमेनिंग every 10% of the next slot would be sold at a higher price। तो 1000 टिकट्स अगर किसी ट्रेन में है तो 500 तो एक प्राइस पे बिकेंगी, 501 से 600 टिकट 10% महंगी, 601 से 700 वाली 20% महंगी, 701 से 800 वाली 30% महंगी। पता लगा जिस बेचारे ने आखिरी टिकट खरीदा उसको AC 3 टियर का टिकट AC फर्स्ट से भी महंगा मिल गया। गॉट इट क्लियर? प्रीमियम तत्काल क्या होता है सबको पता है, डिमांड बढ़ेगी तो टिकट का प्राइस बढ़ जाएगा। तो रेलवे की चोरी चकारी चल रही है और झुट्टे इतने बड़े हैं, हर जगह लिखते हैं इंडियन रेलवेज रिकवर ओनली 57% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन एन एवरेज। मेरे को तो कभी गुस्सा भी आती है और हंसी भी आ जाती है, तो मैं तो सोच रहा हूँ रेलवे मिनिस्टर से मिलूं और बोलूं भैया रेलवे मेरे को तो मैं चलाऊंगा, अब जितनी आपकी कॉस्ट है 15-20% प्रॉफिट जोड़ के मेरे से ले लो। खोपड़े में बात गई? तो स्ट्रैटेजी है ये एक तरह की बेवकूफ बनाने वाली। समझ में आ गया? तो आपने पापा से बोला हमको एक हार्ले डेविडसन बाइक लेके दीजिए तभी हम पढ़ेंगे वरना हम नहीं पढ़ेंगे। अब पापा सोच रहे हैं आधा साल बीत चुका है, ये नालायक अगर नहीं पढ़ेगा तो स्कूल की फीस बर्बाद चली जाएगी। पापा ने कहा चलो बुक करा देते हैं। पापा ने 11,000 रुपए देकर 25 लाख रुपए की हार्ले डेविडसन बुक करा दी। वेटिंग पीरियड इज 10 मंथ्स, तब तक में तो आपका एग्जाम खत्म हो ही जाएगा। 10 महीने बाद वो बुकिंग कैंसिल करा देंगे, कंपनी कह रही है 1,000 रुपए बस काटेंगे बाकी पैसा वापस दे देंगे। तो 1,000 रुपए कट गए, आपका एग्जाम हो गया, आप अच्छे नंबरों से पास हो गए, आपको अकल भी आ गई थी कि अब आपको बाइक की कोई जरूरत नहीं है, ठेंगा आपको बाइक मिली। तो पापा का ऑब्जेक्टिव था मम्मी का कि आप पढ़ें, स्ट्रैटेजी क्या लगाई उन्होंने, आपको चीट किया इस तरह से, मतलब चीट नहीं किया, एक तरह से आपको सो कॉल्ड मतलब बेवकूफ को बेवकूफ बना दिया। समझ में आ गया स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? पक्का? तो मैंने क्लास का टाइम डिसाइड कर दिया और एक दिन बिना बताए टेस्ट ले लिया। तो ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, हमेशा पढ़ाई लिखाई करते जाएं, बट जिस दिन टेस्ट बोल दो आधे लोगों की तबियत खराब हो जाती है, पता नहीं क्या होता है। टेस्ट एंड हेल्थ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मोर द टेस्ट पुअर द हेल्थ। तो अब मैंने स्ट्रैटेजी लगाई कि सब एब्सेंट ना हो, सारे के सारे बच्चे प्रेजेंट हो, तो बिना बताए सरप्राइज टेस्ट ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। तो मार्क्स अच्छे लाने के लिए टेस्ट लेना ये ऑब्जेक्टिव है, बट कभी भी टेस्ट हो सकता है बिना बताए, ये क्या होगा? ये स्ट्रैटेजी होगी। समझ में आई बात की नहीं आई बात? पक्का? हॉस्पिटल वालों को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो मरे हुए आदमी को वेंटिलेटर पे डाल दिया, कह रहे हैं थोड़ा जिंदा है। जब घर वाले कह रहे हैं भाई अब तो पैसा खत्म हो गया है, चलो ठीक है वेंटिलेटर से उतार देते हैं, तो ये क्या था? स्ट्रैटेजी थी। समझ गए स्ट्रैटेजी का मतलब? द कनिंग बिहेवियर इन ऑब्जेक्टिव और इन अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव विल बी कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। तो मैगी क्या कर रहा है? दाम नहीं बढ़ा रहा मैगी का, पैकेट 15 रुपए का, 14 रुपए का, 16 रुपए का, 12 रुपए का टाइम से चल रहा है, वेट धीरे धीरे उसका कम कर रहे हैं। पहले 200 ग्राम मैगी थी 14 रुपए में, आजकल सिर्फ 75 ग्राम आ रही है। तो इट इज अगेन व्हाट चिल्ड्रन? स्ट्रैटेजी। समझ गए सब लोग? एवरीबॉडी कॉपी कर लिए झटपट फास्ट। तो आप एज अ स्टूडेंट भाई कॉपीज यूज करेंगे, कुछ कॉपीज 11th क्लास में बच गई थी तो आपने सोचा उनके पेजेस निकाल के अलग से बाइंडिंग करा लें, तो इट इज अ स्ट्रैटेजी हाउ टू रिड्यूस योर कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई आप प्लैनेट को ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एंड क्लीन रखें, क्योंकि अगर पेजेस इस तरह से आप फालतू फेंकते जाएंगे तो पेड़ कट रहे हैं, कागज बन रहे हैं बट वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो आपको ऑब्जेक्टिव है कि आपको प्लैनेट को सेव करना है, सेव पेपर ऑब्जेक्टिव है। स्ट्रैटेजी क्या लगाई उसको अचीव करने के लिए कि आप एक्स्ट्रा पेजेस की बाइंडिंग करा के उसको इस साल यूज कर लेंगे। समझ में आ गया? चलिए इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, कहानी है पॉलिसी की। आपने अपने ऑफिस में रूल बना दिया कि जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं चिल्ड्रन, उनको 14 डेज की साल में कैजुअल लीव मिलेगी, 15 डेज की मेडिकल लीव मिलेगी, और जितनी कैजुअल लीव्स नॉट टेकन है these would be accumulated. I repeat children, these would be accumulated and
payment shall be made for the same at the time of retirement. तो इस पेमेंट को बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? लीव एनकैशमेंट। तो आपने अपने कंपनी में ये पॉलिसी बना दी है और ये सबके ऊपर लागू होती है। अब आप बोलेंगे सर ये ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं हो सकता? ये ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप इससे बच्चों कुछ अचीव नहीं कर रहे हैं। बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें एक स्ट्रैटेजी छुपी हुई है। क्योंकि आपने बोला एम्प्लॉय को भाई जितने दिन की छुट्टी तुम नहीं लोगे, तुम्हारे रिटायरमेंट के टाइम पे मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं छुट्टी ना लेने के लिए, एम्प्लॉय का एब्सेंस रिड्यूस करने के लिए स्ट्रैटेजी बन गई, खोपड़े में बात गई। बट क्योंकि इसके ऊपर हमारे देश में कानून भी है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट में ऐसा लिखा है कि भाई आपको एक साल में एट मिनिमम कितनी छुट्टियां देनी पड़ेंगी? 14। एक 10 का प्रोविजन है, एक 14 का प्रोविजन है। अब आप एक एम्प्लॉयर हैं, आप 10 वाला प्रोविजन लागू करिए या 14 वाला लागू करिए, वो आपके ऊपर है। मेडिकल लीव्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में 15 दिन की होती है, कुछ में 30 डेज की होती है। सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे लेडीज को एक चाइल्ड केयर लीव मिलती है कि भाई बच्चे को घर में कौन संभालेगा। तो जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, अ लेडी कैन अवेल 2 ईयर्स 730 दिन की छुट्टी थ्रू आउट द पीरियड ऑफ जॉब। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ जॉब। किसी की नौकरी 25 साल में लग गई तो अगले 35 साल तक वो कभी भी 730 दिन की छुट्टी वो लेडी ले सकती है अपने बच्चे की बीमारी वगैरह को ट्रीट करने के लिए। बट वो छुट्टी कब तक मिलेगी? जब तक उसका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। सर अगर 18 क्रॉस कर गया, नहीं अब नहीं मिलेगी। अब माना जाता है बच्चा बड़ा हो चुका है, वो डिपेंडेंट नहीं है और वो अपनी सेहत का ख्याल खुद रख सकता है। और ये चाइल्ड केयर लीव मैक्सिमम 2 बच्चों तक के लिए मिलती है। ये नहीं कि दनादन बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और छुट्टी अवेल किए जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं इट इज मैक्सिमम लिमिटेड अप टू 2 चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो आपने ये पॉलिसी बना दी। अब अगर आप इसको बड़ा ही तोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें ऑब्जेक्टिव भी नजर आ ही रहा है, कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रैटेजी भी नजर आ ही रही है। बट मैं ये बोल सकता हूं कि पॉलिसी बेसिकली थोड़ा सा लीगली टच्ड भी होती है। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। और अगर आप बहुत ध्यान से इसके ऊपर डिबेट करने लग जाएं तो एंड ऑफ द डे आपको लगेगा सब पागल बनाया जा रहा है, सब कुछ एक ही है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से आपको अलग अलग लिखना है। तो जैसे वो एग्जाम्पल है, जब मैं बोलता हूँ, मेरी डॉक्टर ने एक बार पूछा कि पापा ये मिलियंस ट्रिलियंस बिलियंस ना किसी की एज होती है, ना सबके पास इतने पैसे होते हैं, तो इतना पढ़ाया क्यों जाता है? तो मैं सोचने लग गया एंड शी सेड लगता है सब सिलेबस बढ़ाने के लिए बस पढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तथ्य तो एकदम सही है कि भाई आईआईटीज में आजकल एमबीए कोर्स क्यों चालू हो गया? ये तो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है और आईआईटी तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। इसलिए क्योंकि आईएएम के पास और रिसोर्सेस और प्रोफेसर्स और पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट कह रही है तो चलो आईआईटी में कैंपस तो है हमारे पास क्लासरूम्स भी हैं, वहां के प्रोफेसर्स भी हैं, तो इन दैट केस वहीं पे कोर्स एड ऑन कर देते हैं। तो इसलिए आईआईटीज में आजकल एमबीए वगैरह चलने लग गया है। अभी एक नया एमबीए भी आ गया है, मेरे को अभी हफ्ते भर पहले इसके बारे में पता लगा, तो मैंने कहा शेयर कर दूं सबके साथ। आईआईटी मंडी नाम तो सुना ही होगा। इंडिया में 23 आईआईटीज हैं, पहले 9 हुआ करती थी। तो आईआईटी मंडी में एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन एमबीए लॉन्च हो गया है। बट ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, अपने साइंस वाले दोस्तों को बता दीजिएगा। मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए क्लास 12th में विद एनी 4 सब्जेक्ट्स। बट आपको एंट्रेंस एग्जाम या जेई का देना पड़ेगा। किसका? जेई का। तो जेई में तो कॉमर्स भी सब्जेक्ट आ गया 2 साल से, बट कॉमर्स की एलिजिबिलिटी आई है, वहां पे कॉमर्स की कोई टेस्टिंग नहीं होती है। तो अगर बच्चे के पास फिजिक्स केमिस्ट्री और कॉमर्स बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स इंग्लिश है, वो जेई के लिए बैठ जरूर सकता है, बट वहां सिर्फ बैठा ही रहेगा, अगल बगल देखता रहेगा, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। पेपर में कुल 3 चीजें पूछी जाएंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो अपने साइंस वाले दोस्तों को बता दीजिएगा। तो दे हैव अ पॉलिसी अगेन चिल्ड्रन, क्योंकि पॉलिसी शब्द आया तो उनकी पॉलिसी ये है कि इंटीग्रेटेड एमबीए, जिसमें पहले 3 साल पढ़ाएंगे बीबीए इन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स और अगले 2 साल उसी में एमबीए पढ़ा देंगे आपको। बट एंट्रेंस की पॉलिसी क्या बनाई इन्होंने? आईआईटी जेई का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। मेंस आप क्वालिफाइड हो, आप एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो, तो 70% नंबर आपके मेंस के ले लेंगे। एडवांस आप दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेंस क्वालिफाई होके एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, जो 2.5 लाख बच्चों को वो बोलते हैं अपीयर करने के लिए। एंड देयर आफ्टर 30% इज बेस्ड ऑन ग्रुप डिस्कशन। तो दे हैव अ पॉलिसी कि हम सिर्फ साइंस या मैथ्स वाले 12th के बच्चों को लेंगे, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज वालों को नहीं लेंगे। वेयर एज जो आईएएम रोहतक, आईएम इंदौर का या सिम्बियोसिस का इंटीग्रेटेड एमबीए है, दैट इज ओपन फॉर एवरीबॉडी।
उसमें कोई जेई का कंपल्शन नहीं है, वो आईपी मैट का अपना अलग एग्जाम होता है। सो व्हाट आर द फीचर्स फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज पॉलिसी चिल्ड्रन? ध्यान से सुनिएगा। इट गाइड्स टू मैनेजरियल डिसीजंस इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। अब थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं बच्चों। सेल्स का टारगेट आपको 10% बढ़ाना है हर साल पिछले साल के मुकाबले, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। बट कैसे बढ़ेगा? चलो थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं, बल्क बायर्स को कैशबैक दे देते हैं, तो ये कैशबैक, डिस्काउंट, दिस इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? स्ट्रैटेजी। कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रैटेजी। आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि आपके एम्प्लॉइज छुट्टी कम से कम लें। आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आपके एम्प्लॉइज छुट्टी कम से कम लें, और उसके बदले में जो छुट्टियां वो नहीं लेंगे, यू विल गिव लीव एनकैशमेंट। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? अ पॉलिसी। आप सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन के साथ ही डील करेंगे, नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड के साथ डील नहीं करेंगे। दिस कुड बी द एग्जैक्ट एग्जाम्पल फॉर व्हाट चिल्ड्रन? पॉलिसी। तो इस पॉइंट को यहां एड ऑन कर लीजिए। डील विद जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसेस ओनली। आपके स्कूल ने ऑब्जेक्टिव बनाया कि हम बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा लिखा के तैयार करेंगे ताकि हमारा बच्चा इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे एक्सेल कर जाए। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। इसके लिए स्कूल ने आपको कुछ एडिशनल पढ़ाई लिखाई भी करानी स्टार्ट कर दी। दे हैव प्रोग्राम्स विद सो कॉल्ड यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स आपको लेक्चर्स देंगे। यूनिवर्सिटीज के एमबीए इंस्टीट्यूट्स के आईआईटीज के स्टूडेंट्स ने जो स्टार्टअप्स चालू किए हैं, आपको वहां पे एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। आई रिपीट, आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिल गई, कुछ काम वाम भी आपने सीख लिया। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, ये आपका स्कूल चाहता है। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। इसके लिए स्कूल एक स्ट्रैटेजी बनाएगा, और वो स्ट्रैटेजी ये होगी कि आपसे अलग से फीस ली जाएगी, 4 घंटे की आफ्टर स्कूल आवर्स आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इट्स अ स्ट्रैटेजी। और ये चीज स्कूल हर पेरेंट से इन राइटिंग अग्री करवाएगा और अपने सो कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में उसको लिख देगा। और जो पेरेंट इसके लिए रेडी होंगे, सिर्फ उन्हीं के बच्चों को एडमिशन मिलेगा स्कूल में, बाकियों को एडमिशन नहीं मिलेगा। सो वी कॉल दिस एज व्हाट चिल्ड्रन? पॉलिसी। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखना स्टार्ट करिए। नोट्स में आपको जब दूंगा तो उसमें आपको डिफरेंसेस भी मिलेंगे चिल्ड्रन। पॉलिसीज आर फॉर ऑल लेवल्स, बट सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कौन बना रहा था? ओनली द टॉप मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? डिफाइन ब्रॉड पैरामीटर्स within which the manager may function. तो policy can also be called as a standard operating procedure. बच्चे कहेंगे सर ये क्या होता है? आप इंडिया के किसी भी मैकडोनल्ड्स में चले जाइए बच्चों, द टेस्ट ऑफ द बर्गर रिमेन्स सेम। कितने ml सॉस पोर करनी है, साइज ऑफ द बर्गर क्या होगा, अनियन कितने पीसेस डालेंगे, टोमेटो किसमें डलेगा किसमें नहीं डलेगा, सब कुछ एग्जैक्टली सेम होता है। तभी आपको टेस्ट भी एकदम सेम मिलेगा। खोपड़े में बात गई? एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जब हमें ज्वाइन करेगा, किसी भी लेवल पे वो ज्वाइन करे, उसकी सैलरी का स्केल क्या होगा, ये सबके लिए सेम होगा। मतलब अगर हमने 4 मैनेजर्स को हायर किया अपनी अलग अलग ब्रांचेस के लिए, एक की उम्र 25 साल, एक की 30 साल, एक की 22 साल, एक की 28 साल, द सैलरी स्ट्रक्चर एट द वेरी बिगिनिंग वुड रिमेन सेम फॉर ऑल। तो ये चीजें जो ब्लैक एंड व्हाइट में हमने लिखी है बच्चों, दीज आर कॉल्ड एज नथिंग बट पॉलिसीज। क्योंकि यहां पे आपने एक तरह का रूल बनाया है। अभी आगे रूल भी आएगा तो मैं आपको रूल और पॉलिसी में डिफरेंस बताऊंगा। रूल एक तरह का रेस्ट्रिक्शन होता है बच्चों, नो स्मोकिंग इज अलाउड। जो लेट आया उसकी सैलरी काट ली जाएगी, तो ये रूल हो गया। तो जब रेस्ट्रिक्शन होगा तो रूल होगा, बट जब किसी चीज को आपको अप्लाई करना होगा इन पेन एंड पेपर, तो इट बिकम्स अ पॉलिसी। कनिंग अप्रोच हो गया तो वो स्ट्रैटेजी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कुछ अचीव करना है आपको तो इट इज एन ऑब्जेक्टिव। हेयरलाइन डिफरेंसेस हैं बच्चों, आई रिपीट, दीज आर हेयरलाइन डिफरेंसेस। पॉलिसी में रूल नहीं बनता है। रूल जब बनता है पॉलिसी में तो आप वहां पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप मान लीजिए
सो कॉल्ड एक फिल्म के डायरेक्टर हैं और आपने शाहरुख खान जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि वो आपकी मूवी में काम करेंगे और 6 महीने में मूवी की शूटिंग खत्म होनी है और शाहरुख खान जी को 300 करोड़ रुपए मिलना है। तो आपने बोला कि हर महीने 50 करोड़ आपको शाहरुख खान जी हम देते जाएंगे। इट इज अ पॉलिसी। जब तक आप हमारी मूवी में काम करेंगे आप दूसरी किसी भी डायरेक्टर की मूवी को साइन नहीं करेंगे। इट्स अ रूल। यहां रेस्ट्रिक्शन लगाया ना, तो अगर आपने थोड़ा सा लॉ पढ़ाओ तो जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पर्संस एनफोर्सेबल एट लॉ। 10 पॉइंट्स होते हैं एनफोर्समेंट के। खैर मैं लीगल की क्लास नहीं ले रहा हूं। उस एनफोर्सेबिलिटी में आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई आप जिस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं टू डू समथिंग एंड यू आर बाइंडिंग दैट पर्सन इन एब्सटेनिंग टू डू समथिंग। हमने बोला कि हम आपको पढ़ाएंगे और जिस टाइम हम आपको पढ़ाएंगे हम और किसी की क्लास नहीं लेंगे, तो आपका क्लास का टाइम सेटअप हो गया है। इट इज अ पॉलिसी, बट इन दैट टाइम आई एम नॉट अलाउड टू टेक एनीबॉडी एल्सेस क्लास चिल्ड्रन। ये पॉलिसी नहीं होगा, ये रूल हो जाएगा। तो एब्सटेनिंग समबडी, रेस्ट्रिक्टिंग समबडी इज अ रूल बेसिकली। तो सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसेस के साथ ही हम डील करेंगे, सिर्फ होलसेलर्स को सामान बेचेंगे, रिटेलर्स को नहीं बेचेंगे और कोई भी उधार नहीं देंगे। इट्स अ पॉलिसी। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। तो पॉलिसी फॉलो ना हो तो कोई पीनल एक्शन नहीं होगा, बट रूल फॉलो ना हो तो देयर इज अ पीनल एक्शन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चाट के ठेले वाले ने डस्टबिन लगाया हुआ है और कह रहा है चाट खाने का पत्ता वहां डस्टबिन में फेंकें। इट्स नॉट अ पॉलिसी, इट्स अ रूल। इज दैट क्लियर? चाट वाला सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही लेता है बच्चों। इट्स अ पॉलिसी। भारत सरकार की स्ट्रेटजी है कि जितने भी बिजनेसेस 50 लाख रुपए से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, दे ओनली हैव टू पे देयर सैलरीज टू द एम्प्लॉइज थ्रू डिजिटल बैंकिंग मोड्स ओनली। कैश में सैलरी देना अलाउड नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इनकम टैक्स एक्ट में रूल लिखा हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट में एक कानून बन गया है डीमोनेटाइजेशन के बाद से। जितने भी स्कूल, जितने भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैश में अपने एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कैश पेमेंट किया और अपने रिकॉर्ड में लिखा कि हमने सैलरी कैश में दी है, हम उस एक्सपेंस को पीएल में डिसअलाउ करेंगे और हम आने वाला प्रॉफिट बढ़ा देंगे। हम उसे खर्चा मानेंगे ही नहीं। समझ में आ गया? तो रात को 9 बजे तक सबको घर वापस लौट आना है। ये आपके घर की क्या है? पॉलिसी है। इज दैट क्लियर? जो भी 9 बजे तक घर में नहीं लौटा वो आज घर के बाहर ही रहेगा। इट्स अ रूल। अब रूल क्या है? 9 बजे तक नहीं आया तो घर के बाहर। ये पॉलिसी नहीं हुआ, ये रूल हो गया। तो रूल में रेस्ट्रिक्शन होता है, रूल का फॉलोअप नहीं होगा तो पिनल एक्शन होगा। पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। समझ में आई बातें? पक्का? बाकी जैसे मैंने आपको बताया, हेयरलाइन डिफरेंसेस हैं चिल्ड्रन, आपको कहीं ना कहीं चीजें नजर आएंगी। इंटरफेयर कोई कहीं नहीं करेगा। इंटरफेयर हम क्यों करेंगे? इंटरफेयर करेंगे तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड गड़बड़ा जाएगा ना। नहीं, इंटरफेयर क्यों करेंगे हम? इंटरफेयर का कोई मतलब ही नहीं होता है। हम टॉप लेवल है, हमने पॉलिसी बनाई। आप मिडिल लेवल है भाई, आप उसको एग्जीक्यूट कराएंगे सुपरवाइजरी लेवल से। इज दैट क्लियर? दादी माँ ने घर में एक सिस्टम बना दिया कि भाई 3 टाइम का खाना है, 3 बहुएं बनाएंगी। इट्स अ पॉलिसी। जो बहू गायब हो गई उसकी मम्मी कंप्लेन कर देंगे और कहेंगे लो पैसा दो, हमको फूड ऑर्डर करना है ताज से या मोरा शेरेटन से, मुगल शेरेटन से, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने खाना नहीं बनाया। इट्स अ रूल बेसिकली। इंटरफेरेंस कहीं पे कुछ नहीं होता है। अगर आपने ऐसा कुछ पढ़ा है तो ये गड़बड़ है। हम इंटरफेयर क्यों करेंगे? और जब हम इंटरफेयर करेंगे तो फिर काम कैसे हो पाएगा? इज दैट क्लियर? चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? तो जब यहाँ पे ये बात लिख के आई कि भाई कुछ ऐसा होता है जिसके अकॉर्डिंगली द मैनेजर इज सपोज टू वर्क चिल्ड्रन, तो अगेन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मैं आपको केंद्रीय विद्यालय का एग्जांपल देता हूं चिल्ड्रन। इंडिया में जितने केवीज होते हैं वो अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के सारे केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जानते हैं ना, बेसिकली ये ओपन किए गए थे डिफेंस के बच्चों के लिए, क्योंकि डिफेंस एम्प्लॉइज की ट्रांसफर्स होते रहते हैं। बट जब उनको लगा कि क्लास में जगह ज्यादा है, इतने ज्यादा डिफेंस एम्प्लॉइज के बच्चे तो आते नहीं है, तो उन्होंने सिविलियंस को भी एडमिशन देना स्टार्ट किया। दे हैव अ पॉलिसी, अगर सीट खाली होगी तो पहले डिफेंस पर्सोनल का बच्चा पढ़ेगा, अगर उसके बाद बच गई सीट देन वील ऑफर एडमिशन टू द सिविलियंस। ये क्या हो गया? ये पॉलिसी है। केंद्रीय विद्यालय क्यों खोले गए थे? ताकि डिफेंस पर्सोनल के बच्चे भी इक्विवेलेंट गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अटेन कर पाए। इट्स एन ऑब्जेक्टिव। इट्स एन ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी क्या है? हम अप्रैल के फर्स्ट 15 डेज में
चेक कर लेंगे डिफेंस वाले अपने पोर्टल पे कि इंडिया में कितने क्रॉस स्टेट ट्रांसफर्स हो रहे हैं, किस स्टेट से किस स्टेट एम्प्लॉय आ रहा है, तो पहले उनके बच्चों को एडमिशन देंगे। दिस इज द स्ट्रैटेजी। उसके बाद जब जगह बचेगी तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे कि केंद्रीय विद्यालय लखनऊ कैंट, केंद्रीय विद्यालय प्रयागराज कैंट, केंद्रीय विद्यालय मेरठ कैंट में इस क्लास में इतनी सीट्स वेकेंट हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है, पहले डिफेंस पर्सोनल के बच्चों का एडमिशन होगा, सीट बचेगी तो बाहर वालों को बुला लेंगे। समझे कि नहीं समझे? खोपड़े में बात गई। और ये चीज उन्होंने इन पेन एंड पेपर अपने रिकॉर्ड्स में लिखी हुई है, तो इट बिकम्स अ पॉलिसी, इट बिकम्स अ पॉलिसी। तो वाई केवीज वाज सेट अप टू प्रोवाइड गुड एक्सेलेंट क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ दोज हु आर सर्विंग इन डिफेंस फोर्सेस। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। हाउ टू अचीव दिस? गिविंग प्रायोरिटी टू द चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सोनल फर्स्ट, followed by vacant seats will be filled up on the basis of others। ये कनिंग अप्रोच एक उनकी है कि ओपन एडमिशन नहीं, ये स्ट्रैटेजी है, और ये क्योंकि लिखा हुआ है तो इट्स अ पॉलिसी। तो पॉलिसी आपकी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने एक बहुत बड़े कागज में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो वो आपको ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको उससे कुछ आउटकम लेना है तो उसमें कुछ कनिंगनेस है तो वो स्ट्रैटेजी हो गई। एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर द जनरल वर्किंग ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तो इट बिकम्स अ पॉलिसी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो डील विद जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसेस ओनली। क्यों? हम नहीं चाहते कि हम किसी लीगल पचड़े में फंसे, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इज दैट क्लियर? बट क्योंकि हमने इसको लिख के एक रूल बना लिया अपने पास, बट इस पे कोई पेनल्टी नहीं होगी अगर नॉन रजिस्टर्ड को भी हमारा सेल्समैन बेच आया, तो इट्स व्हाट चिल्ड्रन, इट्स अ पॉलिसी। समझ में आ गया? अगर मैं इसको लिख दूं डू नॉट डील विद अनरजिस्टर्ड या नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसेस, तो बच्चों ये पॉलिसी नहीं होगा, तब ये रूल बन जाएगा, क्योंकि यहां पे रेस्ट्रिक्शन आ गया। तो रूल में रेस्ट्रिक्शन का होना बहुत जरूरी है। ग्रामर है एकदम, इट्स अ ग्रामर बेसिकली। समझ में आ गया? कहीं पे एक पर्टिकुलर शब्द वर्ब बन जाता है, कहीं पे वही शब्द एडवर्ब और एडजेक्टिव का काम करने लग जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? एकदम अकाउंटेंसी है। कुर्सी बेचने के लिए रखी है तो स्टॉक हो गया, और इस्तेमाल करने के लिए रखी है तो नॉन करंट एसेट हो गया। तो ये ग्रामर आपको बस चेक करनी है। समझ में आ गया? बस का कंडक्टर, सफर भी डेली करना है और जाना भी कहीं नहीं। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? तो बस का कंडक्टर ट्रैवल तो कर रहा है, बट उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। जो लोग बैठे हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनका डेस्टिनेशन है। तो एक के लिए ट्रैवल इज अ पार्ट ऑफ जॉब, रेकरिंग एक्टिविटी है, और दूसरों के लिए भाई समटाइम्स होता है तो नॉन रेकरिंग हो गया। तो ट्रैवल शब्द यहाँ पे रेकरिंग भी काम कर रहा है और नॉन रेकरिंग का भी काम कर रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? पक्का? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर टू दिस। तो इसी में बच्चे फंस जाते हैं बेचारे। आ गया बच्चों पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस आपके सामने। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पॉलिसी इज अ गाइड टू थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ऑब्जेक्टिव कि आप इससे अचीव क्या करना चाहते हैं। डील विद जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसेस ओनली, ये बना ली हमने क्या? पॉलिसी, ताकि हम किसी हैजल में, किसी पंगे में ना फंस जाएं। It is determined how work is to be done and here it determines what is to be done। हम सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसेस से ही सो कॉल्ड डील करेंगे, बाकी किसी से डील नहीं करेंगे। तो पहले आप चेक करिए उनका जीएसटी नंबर क्या है, तो इट इज हाउ इट इज टू बी डन। खोपड़े में बात गई? क्योंकि आपको लीगल हैसल में फंसना नहीं है, दैट्स वाई आपने ऐसा फ्रेमवर्क बना लिया। A guide to achieve objectives and this is the end of planning। आपने ऑब्जेक्टिव बनाया था कि भाई आपके एम्प्लॉय का टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा हो, टर्नओवर मतलब एब्सेंस कम से कम हो, और ज्यादा से ज्यादा वो ऑफिस में प्रेजेंट रहे। तो आपने एक पॉलिसी बना ली कि अगर छुट्टी नहीं लोगे तो हम आपकी लीव्स को एनकैश कर देंगे। तो क्या किया जाए जिससे एम्प्लॉय का एब्सेंस रेट कम हो जाए? टू रिड्यूस द एब्सेंस रेट, ये ऑब्जेक्टिव है बच्चों। स्टार्ट एनकैशिंग देयर सो कॉल्ड लीव्स दैट दे हैव नॉट टेकन, इट इज अ पॉलिसी। बात समझ में आई? आप बहुत अच्छी पढ़ाई करें, इट्स एन ऑब्जेक्टिव। इसके लिए आपके पास स्टडी मटेरियल अच्छा हो, टीचर अच्छा हो, इट्स अ पॉलिसी। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई भाई? यहां पे सिर्फ टॉप लेवल काम करेगा, यहां पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सारे के सारे काम करेंगे। समझ में आ गई बच्चों बात? टॉप लेवल भी काम करेगा,
मिडिल लेवल भी काम करेगा और लोअर लेवल भी काम करेगा। ऑब्जेक्टिव कंप्राइजेस ऑफ प्रैक्टिकली एवरीथिंग, बट पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आपने बना लिए, दैट इज अ पॉलिसी बेसिकली। तो अगेन बार बार बच्चों में यही बोलूंगा, एग्जाम्पल बस ध्यान में रखिएगा, तब तो याद रहेगा, वरना आप सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। तो बड़ा ही हेयरलाइन डिफरेंस है इसके बीच में। तो मेरी क्लास बहुत अच्छी तरीके से चले, आई रिपीट, बहुत अच्छी तरीके से चले, इसलिए मैंने सोचा कि भाई जो बच्चे एब्सेंट हो जाए वो ऑनलाइन अटेंड कर लें, और जो प्रेजेंट है ऑफलाइन क्लास में वो तो ऑफलाइन है ही है। तो इट इज माय ऑब्जेक्टिव कि भाई किसी की भी क्लास किसी भी कंडीशन में मिस नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो पॉलिसी सर आपने क्या बनाई कि भाई सारी क्लासेस जूम पे चलेंगी, जूम ना करें ताकि आप लोग, तो दिस इज द पॉलिसी बेसिकली। तो बस ये एग्जांपल सबसे बढ़िया है मेरे को लग रहा है कि भाई एम्प्लॉय का एब्सेंट रेट कम करना है, तो इट्स एन ऑब्जेक्टिव। स्टार्ट एनकैशिंग देयर लीव्स, इट इज अ पॉलिसी। समझ में आ गया? पक्का? एक एम्प्लॉय है, बड़ा की पर्सोनल है, इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, बेचारे ने 4 छुट्टी एक्स्ट्रा ले ली। अब अगर आपने उसकी सैलरी काटी तो कहेगा मैंने तो अपना सो कॉल्ड पूरा जीवन इस ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, बट मैंने प्रॉब्लम की वजह से 4 छुट्टी एक्स्ट्रा ले ली, घर में मान लीजिए उसके किसी की डेथ हो गई और आपने सैलरी काट दी, तो आपने गलत काम किया। तो इसके लिए आपको थोड़ी कनिंग अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी और आपको क्या बनानी पड़ेगी? स्ट्रैटेजी। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? आपको उससे बोलना पड़ेगा कि भाई तुम ऑफिस आओ, आते समय रजिस्टर में साइन करो, चाहते समय साइन आज मत करना, कल करना, 4 घंटे लेट कर देना, तो हम तुम्हारा ओवर टाइम दिखा देंगे और वो ओवर टाइम पैसा ना देकर तुम्हारी छुट्टी को उससे एडजस्ट कर लेंगे। तो दैट इज अ व्हाट चिल्ड्रन? स्ट्रैटेजी। समझ में आ गया? बचपन में मम्मी ने काफी आपको चीट किया होगा, अच्छा ये पढ़ लो तो चॉकलेट ले देंगे, ये कर दो तो वो कर देंगे, मतलब धंधा पानी स्टार्टिंग से चालू था आपके साथ, नेगोशिएशन स्टार्टिंग से थे आपके साथ, तो वो पॉलिसी नहीं होगा, वो स्ट्रैटेजी होगा। अंडरस्टूड? ताकि बच्चे पढ़ाई करें, अच्छा अचीव करें जीवन में, इट इज एन ऑब्जेक्टिव। समझ गए भाई? कुछ क्वेश्चंस आईटी जेई के पेपर में, सीए के फाउंडेशन के पेपर में गड़बड़ आ गए एमसीक्यूज में, क्या करें, फिर से एग्जाम लें? तो स्ट्रैटेजी बनाएं कि उतने मार्क्स सबके ऐड कर दिए जाए। और अगर आईटी का जो जॉइंट एडमिशन बोर्ड जैब है, उन्होंने इस चीज को पेन एंड पेपर में लिखा है कि अगर कभी भी क्वेश्चन गड़बड़ होंगे, वी विल इन्फ्लेट द मार्क्स, एडजस्ट द मार्क्स अकॉर्डिंगली। तो ये क्या बन गया? पॉलिसी। बट जिस साल कोविड आ गया, अब उस साल भाई 12th क्लास के एग्जाम्स तो हुए नहीं थे, तो 9th 10th के मार्क्स, 11th के मार्क्स लेकर बोर्ड्स ने 12th की मार्कशीट बना दी थी। तो इट वॉज अ strategy. It was a strategy. But now it has been imbibed in all boards in India कि कल को अगर ऐसी कोई भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आती है तो हम ये काम फिर से करेंगे। तो देन इट बिकम्स अ पॉलिसी, सो दैट बच्चों को बिना मार्कशीट के अपने जीवन में कभी प्रॉब्लम ना हो। तो ये काम क्यों किया गया था कि भाई मार्कशीट होना जरूरी है ताकि बच्चों को आगे एडमिशन मिल पाए। तो ऑब्जेक्टिव था मार्कशीट देने का कोविड में बिना एग्जाम, कि भाई एजुकेशन किसी की ना रुके। समझ में आ गया? अब उस समय काम एक ऐसा हुआ जो आज तक कभी हुआ ही नहीं, तो इट वॉज अ स्ट्रैटेजी, बट नाउ इट हैज बिकम व्हाट चिल्ड्रन? अ पॉलिसी। समझ में आ गया? क्लियर? तो आप ये बोल सकते हैं कि स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी, बट पॉलिसी जनरली स्ट्रैटेजी से ज्यादा टेन्योर के लिए होती है। तो स्टैंडिंग प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान ये अगेन कंफ्यूजिंग है, कुछ शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और कभी कभी वही कुछ लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो एम्प्लॉय का एब्सेंट रेट कम करना है, तो आपने एक सिस्टम बना लिया कि उनकी आप वेजेस को एनकैश कर देंगे, तो इट बिकम्स व्हाट? अ पॉलिसी। समझ में आ गया? अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट एक ओल्ड टैक्स रेजीम चला रही है इंडिया में बच्चों, और एक न्यू टैक्स रेजीम चला रही है। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि ओल्ड टैक्स रेजीम में हमने इतनी छूट दे दी लोगों को टैक्स में कि कमाते तो 7-8 लाख रुपए हैं, बट हमको टैक्स नहीं दे रहे। और लोग बड़े कनिंग हो गए पिछले 15-20 साल से, वो कमाते ज्यादा पैसे हैं बट बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते कम है। तो बुक्स में उनकी इनकम उतनी ही दिख रही है जिसमें उनको टैक्स जीरो देना पड़ रहा है। सेविंग वगैरह करके वो अपनी सारी टैक्स बचा ले जाते हैं। तो जैसे मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैंने इस साल प्रोविडेंट फंड में 1,50,000 रुपए जमा किए, और मेरी पुरानी प्रोविडेंट फंड की डिपॉजिट्स पे मेरे को लगभग 1,95,000 तो इंटरेस्ट मिल गया।
तो जितना मैंने गवर्नमेंट को दिया उससे कहीं ज्यादा मेरे को वापस मिल गया। तो डिड आई पे एनीथिंग टू द गवर्नमेंट? नो। और 1.5 लाख रुपए पे कम से कम सरकार ने मेरे को 45,000 की टैक्स की छूट दे दी है। तो गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है ना। तो पहले गवर्नमेंट ने ये टैक्स सिस्टम क्यों बनाया था? क्योंकि लोग इतना ज्यादा सेव नहीं करते थे, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो बचाओ, हमारी स्कीम में लगाओ, हम टैक्स माफ कर देंगे। बट अब गवर्नमेंट का पेट भर गया है, अब गवर्नमेंट को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। अब वो चाहती है कि आप उनको पैसा तो दें, बट वो आपको बदले में कुछ ना दें। तो न्यू टैक्स रेजिम में सारी तरीके की छूट खत्म कर दी गई है। कुछ जो बेवकूफ टाइप के लोग हैं, दे आर स्टिल फॉलोइंग व्हाट? न्यू टैक्स रेजिम। गवर्नमेंट अपने ऑफिसेज में किसी ना किसी तरह से लोगों को कंपेल कर रही है कि वो कौन सी टैक्स रेजिम में आ जाए? न्यू में। बट अभी एज रूल इसको बनाया नहीं गया है, बस थोड़ा सा बोला जा रहा है। गवर्नमेंट इज सेइंग टू देयर सीनियर ऑफिसर्स कि अपने एम्प्लॉइज को समझाइए दिस इज बेटर एंड दिस इज पुअर। खोपड़े में बात गई। एम्प्लॉय जो नया आया वो तो बेचारा डरपोक टाइप का है ही, वो मान जा रहा है। बट जो थोड़े चुलबुल पांडे टाइप हैं, दे आर स्टिल फॉलोइंग व्हाट? ओल्ड। कुछ साल में गवर्नमेंट थोड़ी सी जब और डिक्टेटरशिप हो जाएगी कंट्री में, तो ये ओल्ड एकदम खत्म हो जाएगा और मजबूरी में न्यू। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे भाई? कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और भाई जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं। कोर्ट भी बोलेगा ठीक तो है, ओल्ड टैक्स रजीम खत्म कर दी गई है, क्योंकि भाई ज्यादातर लोग तो न्यू टैक्स में आ ही चुके हैं। तो कोर्ट कोई ना कोई जवाब दे ही देगा, गवर्नमेंट का स्टैंडिंग काउंसिल, कि सरकार के लिए पुरानी टैक्स रजीम को चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। एज मेजोरिटी पीपल आर हैविंग न्यू टैक्स रजीम, तो यू आर ऑल्सो सपोज टू पे टैक्स एज पर न्यू रजीम। आपका कोर्ट केस चलता रहेगा, एक दिन आप मर जाएंगे, काम खत्म, पूरी इंडिया में क्या लग जाएगा? न्यू टैक्स रजीम। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो गवर्नमेंट काफी चतुर हो चुकी है, काफी चालाक हो चुकी है, मेरे को कहीं लगता है कि चोर हो चुकी है। इज दैट अंडरस्टूड? तो अगेन बच्चों, द ओल्ड पॉलिसी वाज टैक्स स्कीम में छूट देंगे, द न्यू इज ठेंगा को छूट देंगे आपको। ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का? ज्यादा से ज्यादा टैक्स लो, कम से कम ऑब्जेक्टिव मतलब कम से कम टैक्स में छूट दो। यहां पे क्या ऑब्जेक्टिव था? लोगों की सेविंग्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। तो ओल्ड टैक्स रजीम में ऑब्जेक्टिव था सेविंग रेट को बढ़ाओ, न्यू टैक्स रजीम में ऑब्जेक्टिव है टैक्स के कलेक्शन को बढ़ाओ। इज दैट क्लियर? और ये ओल्ड टैक्स रजीम एंड न्यू टैक्स रजीम इज नथिंग बट पॉलिसी। स्ट्रैटेजी क्या है? धीरे धीरे लोगों को कंपेल करो दैट दे शुड शिफ्ट ऑन व्हाट? न्यू टैक्स रजीम। समझ में आ गया? पक्का? हाँ, अनुष्का जी कुछ पूछना चाह रही है, पूछिए अनुष्का जी। करेंगे और क्या, बिल्कुल करेंगे, मैं तो करूंगा ही करूंगा। हाँ तो आओ खुल जाए। मेरे को तो, मैं तो साबित कर रहा हूं कि भाई मेरे को टैक्स देने में फायदा है, मेरे को छूट लेने में फायदा है, मेरे को सेक्शन 80C का प्रोविडेंट फंड और एनपीएस में पैसा जमा करने में फायदा है। बट जज साहब क्या बोलेंगे? जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं, कि भाई इंडिया में जितने टैक्स पेयर्स हैं उसमें से 70% लोग न्यू टैक्स रजीम को छोड़ के न्यू को फॉलो कर चुके हैं, तो भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? तो किसी तरह से मेरे को डिक्टेट किया जाएगा, मोल्ड किया जाएगा कि मैं भी किस पे शिफ्ट हो जाऊं? न्यू पे। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो भाई सरकार है, जो चाहेगी वो कर ही लेगी। लोगों के घर थे, सरकार ने बोला भाई सड़क चौड़ी करनी है, घर तोड़ दिएगा कि नहीं, आपको मुआवजा दे देंगे बहुत ज्यादा। खोपड़े में बात गई। और जो हमारी नई जनरेशन इंडिया में है, उनकी सेविंग की आदत क्या है? नील बटे सन्नाटा, वो ज्यादा से ज्यादा तो खर्च ही कर रहे हैं। हमारी जनरेशन के लोग कितने हैं? कुल टैक्स पेयर ही 4.5-5% है। टैक्स पेयर ही 4.5-5% है। धीरे धीरे हमारे जैसे लोग तो मरी जाएंगे 15-20 साल बाद, तो 25 साल बाद कौन सी रजीम आ जाएगी? न्यू। और जब आप देखिए वेबसाइट इनकम टैक्स वालों ने बड़ी कनिंग बनाई है, जो फर्स्ट टाइम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, बाय डिफॉल्ट पता है वहां पे सिलेक्टेड क्या है? न्यू। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि आपको ओल्ड पे टिक करना है, आपका रिटर्न किस पे फाइल हो जाएगा? न्यू। और एक बार न्यू पे फाइल हो गया, फिर आप रिवर्ट नहीं कर सकते। तो वेबसाइट ऐसी बना दी है, प्रोग्राम ऐसा बना दिया है कि स्टार्टिंग में तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आप गड्ढे में गिर ही जाएंगे। बाद में जब चोट लगी, क्या हो गया, हम गड्ढे में गिर गए, तो अब तो आप गड्ढे में ही हैं, वहीं की मिट्टी लगा लीजिए, डॉक्टर तो ना मिलने वाला आपको। इज दैट क्लियर? तो इनकम टैक्स की वेबसाइट कभी देखिएगा, वैसे तो एक्सेसिबल नहीं होती है, आपके पास पहले उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बट बाय डिफॉल्ट द सिलेक्टेड ऑप्शन इज न्यू, अनटिल अनलेस आप इसको अनचेक करके इसको चेक ना करें। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? ओके। तो ऑब्जेक्टिव है सेविंग रेट बढ़ाओ, न्यू का ऑब्जेक्टिव है टैक्स कलेक्शन बढ़ाओ, क्योंकि लोग काफी ज्यादा टैक्स से बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ने एक इंट्रोड्यूस किया था एएमटी, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स,
जब गवर्नमेंट को लगा कि लोगों को इतनी छूट हमने दे दी कि जितना टैक्स की उम्मीद लगाई गई थी उतना हमें मिल नहीं रहा, हम तो ये सोच के बैठे थे कि लोग हमारी सेविंग स्कीम्स को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। मेरा भारत महान, 100 में 99 बेईमान और एक कलाकार, समझ में आ गया। तो सरकार कह रही है, हम तो कह रहे थे 1.5 लाख लगाओ, लोग बड़े चतुर टाइप के थे, इतने चतुर हैं अपने दोस्त से कहेंगे यार जरा 1.5 लाख रुपए मेरे को उधार दे दो, कमाया नहीं है 1.5 लाख उधार दे दो, वो पैसा लेके अपने प्रोविडेंट फंड में लगा देते हैं ताकि उनको टैक्स में छूट मिल जाए, और चाट के ठेले पे जो 1.5 लाख कमाते हैं वो अपने दोस्त को कैश दे देते हैं। तो एक तो चाट के ठेले वाली कमाई पे टैक्स नहीं मिला, ऊपर से टैक्स में छूट जरूर ले ली, इतने चतुर टाइप के लोग हैं। फर्स्ट 5 इयर्स हर साल आप 1.5 लाख रुपए जमा करते रहिए, उसके बाद जिंदगी भर आपको टैक्स सेविंग की चिंता ही नहीं है। क्यों सर? पहले साल जो 1.5 लाख जमा किया था नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, वो छठे साल मैच्योर होगा, फिर उसको जमा कर दीजिए। दूसरे साल वाला 7वें साल मैच्योर होगा, फिर उसको जमा कर दीजिए। तीसरे साल वाला 8वें साल मैच्योर होगा। तो 5 साल अगर आपने टैक्स प्लानिंग ठीक से कर ली, उसके बाद जीवन में टैक्स प्लानिंग की प्रॉब्लम रहेगी नहीं। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? भारत सरकार को। गवर्नमेंट को नहीं पता था कि लोग ये आइडिया लगा लेंगे, तो इसीलिए जब उन्होंने पिछले 10 साल में रिकॉर्ड देखे तो ये देखा कि जिनसे हमको उम्मीद थी कि वो टैक्स देंगे, वो तो सारा का सारा टैक्स जुगाड़ पानी से बचा ले गए। तो खत्म करो इस सिस्टम को और ये सिस्टम लाओ जहां पे हम ये जरूर बोलेंगे कि 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे 20% टैक्स है, यहां पे 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे 30% टैक्स है। तो कौन सा सिस्टम बेटर हुआ? न्यू वाला। बट न्यू वाले में आपकी सारी इनकम्स पे टैक्स लगता है, कोई सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट, इन सब पे छूट नहीं है, वेरएज यहां पे हर चीज पे छूट है। तो अगर ठीक ठाक इंसान हो तो ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम में 7-8 लाख रुपए कमाने वाले को टैक्स देना पड़ता है 0%। समझ में आ गया? बच्चे बोलेंगे सर कैसे 0%? 50,000 का तो मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1.5 लाख का आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फीस, होम लोन का इंटरेस्ट, ये सब छूट आपको मिल जाती है। अगला 50,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया नेशनल पेंशन स्कीम में, 25,000 रुपए अगर आपने मेडिक्लेम इंश्योरेंस ले लिया, तो जोड़ लो बच्चों जरा इन सबको कितना हो गया और बता दो जरा। 50,000 और 1.5 लाख कितना हो? 2 लाख। 2 लाख और 50,000, 250 और 25,000 कितना हो गया? 225। सीनियर सिटीजन है तो 50 लाख रुपए आपकी इंटरेस्ट इनकम भी माफ हो जाती है, कितना हो गया? 2 लाख, 50,000, 3 लाख, 25,000। और अगर आपकी इनकम लेस देन 5 लाख है चिल्ड्रन, लेस देन 5 लाख, तो अंडर सेक्शन 87A आपका पूरा का पूरा टैक्स माफ हो जाएगा। तो जरा सबको जोड़ लो, 5 लाख और 50,000, 5.5, 5.5 और 25 कितना हो गया? 5.5 और 25 कितना हो गया? 5.75 और 50 कितना हो गया? 625। अद्वैत जी दुखी है क्या? नाश्ता नहीं करके इसलिए बोल नहीं रहे? 625 और 150 कितना हो गया? 675 और 50 कितना हो गया? कुछ गलत कैलकुलेट किया बच्चों। 1.5 लाख और 50,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 25, 5 25, 8,25,000 की इनकम अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, हो रही है, और आपने इन सब जगहों पे इन्वेस्ट किया है बच्चों, तो सरकार को टैक्स आप कितना देंगे? 0 पैसा। और अगर आप न्यू इनकम टैक्स रजीम में जाते हैं तो 8-25 में आपको कम से कम 40-50,000 टैक्स देना पड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये जितनी छूट आपको मिली है, ये सारी की सारी छूट, सिर्फ ये 50,000 अलाउड है। प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट अभी मैंने जोड़ा ही नहीं, चलिए वो भी जोड़ लेता हूं मैं अपने लेवल पे। मान लीजिए 2 लाख रुपए आपको पीपीएफ का इंटरेस्ट मिल गया। मेरी बेटी का सुकन्या समृद्धि स्कीम योजना अकाउंट है, 60,000 रुपए इस साल मेरे को उसका भी इंटरेस्ट मिला है चिल्ड्रन, वो भी मेरे टैक्स से क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मेरा लैंडलॉर्ड, सॉरी टेनेंट, 2 लाख रुपए किराया मेरे को दे रहा है, उसमें भी सरकार कह रही है आपको 30% की छूट मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर रेंट, वेर एज ये सारी इनकम्स न्यू रेजिम में काउंट हो जाएंगी। 3,20,000 ये इनकम काउंट हो गई। तो इन सबको जरा जोड़ लो जरा, 50,000 और 1.5 लाख कितना हुआ? 2 लाख। 2 लाख और 50,000, 250, 250 और 25, 275 और 50, 325 और 2 लाख,
525 और 60, 585, 585 और 60, 645, 645 और 5 लाख कितना हो गया? 1445। 14,45,000 रुपए अगर आप कमा रहे हैं बीइंग अ सीनियर सिटीजन। सर 60 साल के बाद नौकरी कौन देगा? मिलती है नौकरी। अगर आप 14,45,000 रुपए बीइंग अ सीनियर सिटीजन इंडिया में कमा रहे हैं, 1145 आएगा? नहीं, गड़बड़ हुआ। 50,000 और 1.5 लाख कितना हुआ? 2 लाख। 2 लाख और 50 कितना हुआ? 2.5 लाख। 2.5 लाख और 50 कितना हुआ? 3 लाख। 3 और 5 2, 5 लाख। 645, हाँ ठीक है, 11,45,000। 11,45,000 पे जीरो टैक्स है देश में बच्चों, अगर आपने ठीक ठाक तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज किया हुआ है तो। सरकार कह रही है हम तो पागल बन गए, 11-12 लाख लोग कमा रहे हैं और टैक्स कितना दे रहे हैं? अंडा दे रहे हैं, टैक्स अंडा। समझ में आ गया? न्यू रेजिम में 11,45 वाला कम से कम सरकार को 60-70 हजार रुपए का मत्था टेक देता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो सरकार ने पॉलिसी बना दी कि अब ये रेजीम लागू हो जाएगी। मान लीजिए कल को रूल आ जाए, 4 तारीख के बाद ये रूल आ जाए कि 1 अप्रैल 2035 से सिस्टम लागू हो जाएगा और ये सिस्टम खर्च। 100 दलीलें कोर्ट में दे दी गई कि इस सिस्टम का नुकसान क्या है और 101 दलीलें कोर्ट में दे दी गई कि इसका प्रॉफिट क्या है। जब कोविड आया था तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने सीबीएसई के ऊपर केस कर दिया। पता है क्या केस किया था? ये जो 24-2500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस एग्जाम की ली गई है, एग्जाम तो हुआ नहीं, एग्जाम तो हुआ नहीं, हमारा पैसा वापस करो। सीबीएसई ने पूरी ऑडिट रिपोर्ट बना के दे दी, हमने कॉपियां छपवाई, हमने मार्कशीट प्रिंट करवाई, हमने पैसा यहां खर्च किया वहां खर्च किया, हर बच्चे पे हमने 3500 खर्च किया है, हमने तो पेरेंट्स से 2400 ही लिया था बस। क्योंकि कागज बना के हिसाब दिखाना हिंदुस्तान में कोई बड़ी चीज नहीं है, 1 रुपए भी किसी को वापस नहीं मिला। और वही कॉपियां अगले साल 2021 में तो एग्जाम हुआ नहीं था, 2022 की तरह इस्तेमाल हो गई होंगी। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए, या तो मेरे को तो लग रहा है कि पहले ही पता लग गया होगा कॉपी के डिस्ट्रीब्यूटर को, सप्लायर को, कि इस साल एग्जाम नहीं होना तो उसने कॉपी बनाई ही नहीं होगी, सिर्फ कागज बने थे बस। चलिए भाई, समझ गए पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस। अगला कंटेंट क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास? प्रोसीजर। सबसे पहले आपको लाइन में लग के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद ओपीडी में डॉक्टर आपको देखेगा, फिर जूनियर डॉक्टर के पास भेज देगा, फिर वो आपका लिटरेचर तैयार करेगा, फिर डिस्कशन होगा और बताया जाएगा क्या दवाई दी जाए, कब ऑपरेशन किया जाए। ये है हमारे मेडिकल सिस्टम का हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में प्रोसीजर। समझ में आ गया? क्योंकि आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको प्रोसीजर का एक तरीका बढ़िया बता सकता हूं, अगर आप मेरी बात सुनने को तैयार हो तो। डेप्रीसिएशन चैप्टर याद है चिल्ड्रन? मान लीजिए आपने एसेट खरीदा और लिख दिया टू बैंक और बाय डेप्रीसिएशन लेट अस से 2000। उसके बाद आ गया बाय बैलेंस कैरेट डाउन हाउ मच? 8000। फिर आपने दोनों साइड पे क्या किया? टोटल कर लिया, बैलेंस तो हो गया है। और फिर आपने डेबिट साइड में क्या लिखा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 8000। खोपड़े में बात गई चलन? दिस इज द प्रोसीजर ऑफ पोस्टिंग, यस और नो चलन? दिस इज द प्रोसीजर ऑफ पोस्टिंग। आगे चल के आपको एक कॉम्पोजिशन पढ़ाने वाला हूं मेथड का। किस चीज का बच्चों? मेथड। तो आप बोलेंगे सर प्रोसीजर और मेथड में डिफरेंस क्या हुआ? डिमिनिशिंग बैलेंस की बात करें, ओरिजिनल कॉस्ट की बात करें, तो ये क्या थे बच्चों? मेथड्स थे। आई रिपीट चिल्ड्रन, व्हाट देवर द मेथड्स। बट दोनों में आपका असेट अकाउंट आई होप सो इसी तरह से बनता था बच्चों। प्रोसीजर और मेथड समझ में आ गया एकदम आसान तरीके से? पक्का? कैसे चाय बनाई जाए, या तो आप सो कॉल्ड उसको पैन में बना लें, पैन में, या वो चाय का भगोना है अगर कम लोगों के लिए चाय बननी है तो, या तो आप टी वेंडिंग मशीन लगा ले अपने ऑफिस में। तो मेथड इज ईदर यूजिंग एन इंडक्शन कुकटॉप और अ टी वेंडिंग मशीन। दिस इज द मेथड, दिस इज द मेथड। टी वेंडिंग मशीन में चाय कैसे बनेगी? तरीका क्या होगा? पहले पोर होगा थोड़ा सा वाटर, फिर पोर होगा थोड़ा सा पाउडर, दो तरह का, टी पाउडर एंड शुगर पाउडर। तो ये मेथड हो गया। और अगर आप गैस पे या सो कॉल्ड इंडक्शन कुकटॉप पे बना रहे हैं तो आपको पहले पानी बॉईल करना पड़ेगा, फिर आपको उसमें टी लीव्स ऐड करनी पड़ेंगी,
डायबिटीज से किसी को मारना चाहते हैं तो शुगर ऐड कर दीजिए और उसके बाद हीट करिए, तो दैट इज अ प्रोसीजर। नहीं समझ में आई बात? बात समझ में आ गई? पक्का? तो डॉक्टर कह रहा है भाई सर्जरी दो तरह से हो सकती है, या तो लेजर सर्जरी करवा लीजिए या तो काटे पीटे वाली करवा लीजिए। काटे पीटे में हील होने में 3 महीना लगेगा, लेजर वाली में 24 घंटा लगेगा। कस्टमर मतलब पेशेंट क्या बोलेगा डॉक्टर को? लेजर वाली कर दो। लेजर वाली सर्जरी 2.5 लाख की है और काटे पीटी वाली 80,000 की है। नहीं तुम लेजर करो। तो लेजर सर्जरी एंड डिसेक्शन सर्जरी आर द मेथड्स। प्रोसीजर, लेजर सर्जरी में आपकी नाक से एक सो कॉल्ड डंडी डाल दी जाएगी, झाड़ू नहीं गुजर देंगे पूरा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो मेथड और प्रोसीजर समझ में आ गया भाई? मेथड और प्रोसीजर समझ में आ गया? पक्का? चलिए, सो रूटीन स्टेप्स टू कैरी आउट द एक्टिविटी टू अचीव सम व्हाट चिल्ड्रन? पॉलिसी। जैसे मैंने अभी आपको बताया लीव एनकैशमेंट, सुनाई पड़ा था बच्चों? तो लीव एनकैशमेंट क्या है हमारे देश में? ऑफिस में एक पॉलिसी। कैसे आपको पैसा मिलेगा जब आप रिटायर हो जाएंगे? रिटायर होने के 24 घंटे के बाद आप अपने कंपनी का ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल खोलिए, वहां पे आप अपना एम्प्लॉय नंबर डालिए, आपके लॉगिन डिटेल से लॉगिन कर लीजिए और फिर वहां पे आपकी छुट्टियां आपको नजर आ जाएंगी। आप उस पर टिक करें कि कितनी छुट्टियों का आपको पैसा चाहिए। सर हमें तो सभी का चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है, आप उसको टिक कर लें। बट इस पे इनकम टैक्स का एक रूल है, आपके मालिक ने, एम्प्लॉयर ने 250 छुट्टी का पैसा आपको दिया, कितना? 250। सरकार कह रही है मालिक दानवीर कर्ण है, हम गिरे हुए हैं, 100 छुट्टी का जो पैसा मिला उस पर टैक्स नहीं लेंगे, बाकी 150 छुट्टी के पैसे पे भी टैक्स नहीं। बड़े गिरे हुए टाइप के लोग हैं सर। इनकम टैक्स वाले 18 साल से मरने तक की डेट तक की कमाई पे टैक्स लेते हैं। यहाँ पे कोई सीनियर और सुपर सीनियर नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है, 18 से 60 वालों की लगभग 2.5 लाख तक की इनकम तो एग्जेम्प्ट है, 5 लाख वाली एग्जेम्प्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, टैक्सेशन का टीचर पढ़ा देगा आपको। जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनको 3 लाख तक का बेसिक एग्जेम्पशन है, जिनकी 80 साल से ज्यादा उनको 5 लाख तक का एग्जेम्पशन है। इसके ऊपर की कमाई पे टैक्स देना ही देना है। तो आपको 250 दिन की छुट्टी का पैसा मिलेगा, जिसमें से 100 दिन की छुट्टी पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगा, अगले 150 दिन की छुट्टी की कमाई पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो लीव एनकैशमेंट मिलेगा, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? पॉलिसी। बट कैसे आपको पैसा मिलेगा? पोर्टल पे जाइए, लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद अपना पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर जो वहां पे उसको वेरीफाई कर दीजिए, वेरीफाई करने के बाद अपना सिग्नेचर का एक पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, अपनी लेटेस्ट फोटो अपलोड कर दीजिए, अगर आप किसी और को भी पैसा दिलवाना चाहते हैं उसके अकाउंट में तो उसका नाम अपलोड कर दीजिए। इज दैट क्लियर? 90 डेज के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्रोसीजर। बट ये तो पोस्ट रिटायरमेंट की बात हो गई है। आपको कितने लोग चाहिए, कैसे आप उनकी हायरिंग करेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? स्टाफिंग। वो अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी स्पेशल 26, जहां पे वो लूट और डकैत के लिए लोगों को हायर करते हैं झूठ बोल के कि गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी मिलने वाली है। तो पहले न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट होगा, उसके बाद फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा एंड देयर आफ्टर मिल जाएगा आपको ज्वाइनिंग लेटर। ये होता है स्टाफिंग प्रोसीजर। क्या होता है? समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीजर? सवेरे उठे, ऐसे ऐसे आंख किए, ब्रश किए, नहा लिए, क्लास में चले आए, दिस वॉज द प्रोसीजर। और मेरी पॉलिसी है कि भाई क्लास के 8 घंटे पहले मिनिमम आपको क्लास का मैसेज आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्यों मैसेज भेजा जाता है? क्लास का टाइम तो लगभग सेम ही रहता है, इट्स एन ऑब्जेक्टिव कि किसी भी क्लास मिस ना हो। समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट क्लियर? तो मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दी, मैं एक मैसेज भेजूंगा, आपको अलग अलग मिलेगा। बट कुछ बच्चों को इंडिविजुअल मैसेज भेजना है, कुछ ड्यू है, कुछ ज्यादा हो गया, कम हो गया, फी ड्यू एंड ऑल दैट, तो उनको मैसेज अलग से जाएगा। इट्स अ स्ट्रैटेजी। समझ में आ गई बात? पक्का? तो एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना क्या है बच्चों? इट्स अ प्रोसीजर। लिख लिया सबने? तो ये फॉलो किस पे होता है चिल्ड्रन? इनसाइडर्स पे। तो आप ये बोल सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं कि भाई कंपनीज आपने 11th क्लास में पढ़ा था, 12th में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा,
तो आपने शायद कुछ ऐसा पढ़ा होगा चिल्ड्रन, व्हाट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आपने कंपनी के शेयर खरीदे और टाइम पे पैसा नहीं दिया तो कंपनी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो ये चीज हमने अपने आर्टिकल्स में लिखी है। समझ में आ गया? क्या बन गया बच्चों? ये प्रोसीजर। क्या बन गया? प्रोसीजर। बट आर्टिकल में जब ये बात लिखी है कि अगर डिले हुआ तो हम स्टेटेड इंटरेस्ट के साथ पेनल्टी भी चार्ज करेंगे, देन इट्स अ रूल बेसिकली। समझ गए बच्चों बात को? कंफर्म? स्टेप्स टू बी कैरिड आउट विद इन अ ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई बातें जो हम फॉलो करते हैं, इट्स अ प्रोसीजर। रेसिपी बुक आपने रेस्टोरेंट में देखी होगी। तो अगर मान लीजिए कि आपने सो कॉल्ड मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइज लिया, तो उन्होंने आपको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया कि कैसे बर्गर बनना है। तो वो बर्गर बनाने का जो तरीका होगा, इट्स अ प्रोसीजर। आप एक प्लेन के पायलट हैं और कुछ गड़बड़ी आ गई प्लेन के टेक्निकल्स में, तो आपने किताब खोली, पुराने जमाने में, आजकल तो आईपैड होता है उसमें सब कुछ होता है, उसमें आप प्रॉब्लम टाइप करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि कैसे इसको सही करना है। तो वो तरीका उसको सही करने का इज व्हाट चिल्ड्रन, इट्स अ प्रोसीजर। घर में व्हाइट वॉश होना है, ऑफिस में व्हाइट वॉश होना है, या तो आप गन से व्हाइट वॉश करवा लेंगे, बर्जर वाले जो बंदूक लेके आते हैं स्प्रे गन, और या तो ब्रश या रोलर से। ये मेथड हो गया बच्चों, ये मेथड। पहले दीवार की घिसाई होगी, मंजाई होगी, साफ करेंगे उसको, फिर उस पर पुटीन लगाएंगे। सर व्लादिमीर पुटीन, रशिया से आएंगे लोग। उसके बाद उस पर प्राइमर लगाएंगे ताकि पेंट कम खपे, और उसके बाद क्या कर देंगे आप? क्या कर देंगे? पेंटिंग करेंगे। दैट इज अ प्रोसीजर, दैट्स अ प्रोसीजर। समझ में आ गया? दांत खराब हो गया, कारपेंटर के पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट क्या काम करेगा? सर हथौड़ा ले, वो प्लास लेगा और उखाड़ देगा दांत। ये एक मेथड है। या सो कॉल्ड आपको एक इंजेक्शन दे दे, लोकल एनेस्थीसिया सुन्न कर दे और फिर ऑपरेट करे, एक ये मेथड है। तो ये दो तरीके के मेथड है, बिना एनेस्थीसिया लगाए और एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा के। व्हाट इज द प्रोसीजर? पहले हम आपको दवाई देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, पता लगा सेप्टिक हो गया, 13 दिन बाद घर में हलवा पूरी बढ़ गई। प्रोसीजर समझ गए सब लोग? कार ड्राइव किए लोगों ने? नहीं सर, ट्रक चलाया सीधे। मान लीजिए कोई कार ड्राइव कर रहा है, तो सबसे पहले वो कार का दरवाजा खोल के अंदर बैठेगा, स्टीयरिंग को अनलॉक करेगा, चेक करेगा कि गियर न्यूट्रल पे है, फर्स्ट सेकंड तो नहीं लगा, पता लगा चाबी घुमा और खुदा घूम गए सब लोग। उसके बाद आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, पहले ब्रेक पैडल चेक कर लीजिए। इज दैट अंडरस्टूड? फिर गाड़ी फर्स्ट गियर में डाल के निकल लेंगे। इट्स अ ड्राइविंग प्रोसीजर। समझ में आ गया? रास्ते में गाड़ी भिड़ गई क्योंकि कुछ लोगों ने टाइम पे फीस नहीं दी थी, फिर आप अब इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देंगे। तो भाई दो तरह की पॉलिसीज हो सकती है जो आपने लेनी है, या तो ऑफलाइन पॉलिसी ले लीजिए या तो ऑनलाइन क्लेम, या तो ऑफलाइन सबमिट करिए या तो ऑनलाइन। ये मेथड हो गया। प्रोसीजर क्या है? पहले फोटो खींच के भेजिए, फिर उसके बाद सारी डिटेल भरिए, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, फिर इवेलुएटर आएगा, सर्वेयर आएगा, इवेलुएट करेगा कितना नुकसान हुआ है, कितना इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंगली हम आपको पेमेंट करेंगे। दैट इज अ प्रोसीजर। समझे इस बात को? नहीं समझे? समझ गए? चलिए चलते हैं आगे। चल रहे हैं, डिफरेंस क्या होता है पॉलिसी और प्रोसीजर में। मैंने पॉलिसी बनाई थी ना लीव एनकैशमेंट की, याद है बच्चों? तो इट हेल्प्स इन थिंकिंग एंड मेकिंग डिसीजंस की लीव एनकैशमेंट देना है या नहीं देना है। बट देना है तो किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, इट्स अ प्रोसीजर। थोड़ा सा ब्रॉड होगा, हर वो एम्प्लॉय जो छुट्टी नहीं लेगा एनकैश करेंगे, बट कैसे एनकैश करेंगे, इट्स अ प्रोसीजर। ऑफिस कह रहा है भाई एक साथ तो हम पैसा नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है एम्प्लॉयज को, तो आपका जितना भी पेमेंट बनेगा हम उसको 3 साल में क्लियर करेंगे। 40% इन द फर्स्ट ईयर, 40% इन द सेकेंड ईयर एंड 20% इन द थर्ड ईयर। ये हो गया स्पेसिफिक प्रोसीजर। ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड है, हमारे एम्प्लॉइज हैप्पी रहे, ड्यूरिंग जॉब कम से कम छुट्टी लें, इसीलिए पॉलिसी बनाई लीव एनकैशमेंट की। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो कम से कम छुट्टी लें, ये ऑब्जेक्टिव है। क्या करें आप इसके लिए? लीव एनकैशमेंट का एक लॉलीपॉप दे दीजिए, तो इट्स अ पॉलिसी। और अगेन प्रोसीजर, अगर लीव एनकैशमेंट की पॉलिसी ही ना होती तो उसको एनकैश करने का तरीका होता? नहीं होता। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या आ गया? पॉलिसी। कनिंगनेस आ गई तो स्ट्रेटजी, कैसे उसको आप फॉलो करेंगे, इट्स अ प्रोसीजर। यहां पे कोई सीक्वेंस नहीं होता है, बट यहां पे जनरली सीक्वेंस होता है।
तो इसको बच्चों लिख लीजिए, मिसप्रिंट हो गया, मैं इसको ठीक कर देता हूं। इसको लिख लीजिए, स्पेसिफाइड सीक्वेंस इज अवेलेबल। अंडरस्टूड दिस? समझ में आ गया भाई पॉलिसी और प्रोसीजर में डिफरेंस? पक्का? तो मेरी पॉलिसी है कि भाई सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ा दिया जाए। ऑब्जेक्टिव ये है ताकि आगे के चैप्टर्स क्योंकि उस चीज को लिंक करते हैं तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? और कैसे मैं आपको एग्जांपल्स लेकर समझा रहा हूं, इट्स अ स्ट्रैटेजी कि आपको लाइव एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल से चीजें समझ में आए। आपको ट्रेन में ट्रैवल करना है, आप ऑनलाइन टिकट भी खरीद सकते हैं और रेलवे स्टेशन जाके भी टिकट खरीद सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मेथड। इज दैट क्लियर? टिकट आपने खरीद लिया, आपका ट्रैवल प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो टिकट क्या कराएंगे? कैंसिल करेंगे। कैसे कैंसिल करेंगे? विंडो वाला टिकट लिया है वो ऑनलाइन भी कैंसिल हो जाता है एज वेल एज ऑफलाइन भी। बट अगर ऑनलाइन टिकट बुक कराया है तो वो ऑफलाइन कैंसिल नहीं होगा, वो ऑनलाइन ही कैंसिल होगा। आपको पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ। फिर आपसे पूछेंगे किसका किसका टिकट कैंसिल होना है, या तो सबका, सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, एक दो का तो उन लोगों को क्लिक कर दीजिए। इट्स व्हाट चिल्ड्रन? प्रोसीजर। समझ में आ गया? ऑनलाइन टिकट है, इंडियन रेलवेज कह रहा है 7 से 10 दिन के अंदर पैसा आएगा, बट परेशान मत होइए, पैसा 12 घंटे के अंदर आ जाता है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड चिल्ड्रन? कॉपी कर लीजिए फास्ट। चलिए बच्चों, तो ये सबको समझ में आ गया। अगला है मेथड। अगेन मेथड ऑफ कंडक्टिंग द इंटरव्यू तो बात की बात है, मैंने किसी जमाने में आपको पढ़ाया था, दो तरह का रिक्रूटमेंट चिल्ड्रन, वन इज इंटरनल एंड अदर इज एक्सटर्नल। अगर फ्रेश टैलेंट चाहिए, गो फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अपने ही लोगों को सो कॉल्ड मोटिवेट करना है तो गो फॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मेथड। अकाउंटिंग की बात करें, आपको क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करनी है, या तो जर्नल में रिकॉर्ड कर लो या तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लो। इट इज अगेन चिल्ड्रन व्हाट? मेथड। समझ में आ गया? कुछ छूट गया क्या? रूल छूट गया? तो क्यों परेशान क्यों हो रहे हैं? रूल इसके बाद आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं? मरा थोड़ा जा रहा हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा सीक्वेंस अपना चलता है, परेशान मत होइए। मैं इस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ जिस सीक्वेंस में समझ में आए। अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव एकदम आखिरी में पढ़ाता तो आप पॉलिसी और स्ट्रेटजी कैसे समझते? मैं चाहता हूं कि कम से कम बच्चे क्लास में एब्सेंट हो, इसलिए मेरा मेथड पैरेलल है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी है। जहन्नुम में भी हो, इंटरनेट आना चाहिए बस, तो आपकी क्लास हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो या तो अपने ही इंप्लॉइज को प्रमोट करें, इंटरनल रिक्रूटमेंट, बाहर से ले आए, इट इज एक्सटर्नल। अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन न्यू दिल्ली वालों को एक डायरेक्टर चाहिए, मैंने सोचा मैं अप्लाई कर दूं, फिर मेरे को लगा मैं क्लास कैसे लूंगा आप लोग की, हाय राम क्या होगा मेरे बच्चों का, तो मैंने अप्लाई नहीं किया। तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन? एक्सटर्नल। बट अगर वो लोग अपने ज्वाइंट डायरेक्टर को ही डायरेक्टर की पोस्ट पे प्रमोट कर दें तो इट इज इंटरनल। तो इंटरनल के भी अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, एक्सटर्नल के भी अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ये स्टाफिंग में आपको पढ़ाएंगे। सो इट प्रोवाइड्स द वे हाउ टू डू अ टास्क, जो आपने ऑब्जेक्टिव में लिखा था वो अचीव हो जाए। सो स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर, आई रिपीट चिल्ड्रन, स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर। याद है अभी वो मैंने बनाया था एक यहां पे बच्चों लेजर अकाउंट, याद आया? याद आया? पक्का? तो बड़ा ही कंफ्यूजन होता है प्रोसीजर और मेथड में, तो अब थोड़े सा ध्यान देने वाली बात है चिल्ड्रन। अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो इट कुड बी इंटरनल एंड कुड बी एक्सटर्नल, तो ये क्या हो गया? मेथड। अगर आपने इंटरनल रिक्रूटमेंट करना है तो कैसे करना है? कैसे करना है? पहले इंप्लॉइज को बोलो कि फॉर्म भरो, अपने क्रेडेंशियल अटैच करो, इसके बाद इस दिन आपको पर्सनली अपीयर होना पड़ेगा। इट इज नोन एज व्हाट? प्रोसीजर। इट इज नोन एज प्रोसीजर। तो पहले मेथड आता है, उसके अंदर के जो स्टेप्स होते हैं उसे आप क्या बोलते हैं? प्रोसीजर बोलते हैं। बात समझ में आई? पक्का? तो लेजर सर्जरी या डिसेक्शन सर्जरी, ये हो गया मेथड। लेजर सर्जरी है तो पहले उस पर्टिकुलर पेशेंट को नीले रंग का, हरे रंग का कपड़ा पहना दिया जाएगा,
ये नहीं मैं अपनी शादी वाला कपड़ा पहन के ऑपरेशन कराऊंगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम उसको कुछ एंटीबायोटिक दे देंगे, ऑपरेट करते टाइम कोई बेहोशी की दवाई दे देंगे। बट वो इस तरीके का पेशेंट था, वो डेली सो कॉल्ड अल्कोहल यूज करता था। डॉक्टर कह रहा है 5 लीटर इसको एनेस्थीसिया दे चुका, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो फिर उसको 2 कंटाप कान के नीचे लगाई तो बेहोश हो गया। गर्दन मत दबा दीजिएगा, बीइंग अ डॉक्टर इसको परमानेंटली बेहोश कर दें। तो मेथड और प्रोसीजर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे मैं यही अकाउंटिंग वाला और स्टाफिंग वाला लॉजिक यूज करता हूँ। मेथड इज या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल। या इंटरव्यू का मेथड लेना है तो इट कुड बी एन ऑनलाइन इंटरव्यू और इट कुड बी अ पर्सनल ऑफलाइन इंटरव्यू। समझ में आ गया? तो ये अगेन क्या है? मेथड है। प्रोसीजर क्या होगा? पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, उसके बाद आप अपने क्रेडेंशियल्स हमको दिखाइए, फिर आप बताइए कि आपने कॉलेज डेज में या प्रीवियस जॉब में क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया था। सर वो टीचर के पर्स से पैसे चुरा लिए थे, या एम्प्लॉयर को 2 झापड़ मार दिए थे। अच्छा भाई नमस्कार, हमारे यहाँ कोई जॉब नहीं है, अभी पता लगा हमारा एम्प्लॉय वापस आ गया तो आप जाइए अब। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? समझ में आ गया? तो इंटरव्यूज में आपसे पहले आपकी सो कॉल्ड नॉलेज टेस्ट की जाती है, इसका एक एक्सपर्ट होता है। साइकोलॉजिस्ट चेक करता है कि आपका ह्यूमन बिहेवियर क्या है। तो दिस इज ऑल कॉल्ड एज प्रोसीजर। अंडरस्टूड दिस? घर में पूजा पाठ होती है ना भाई, कुछ लोग दीपावली वगैरह में पंडित जी को बुलवा लेते हैं, और कुछ कंजूस टाइप के लोग यूट्यूब ऑन कर लेते हैं। तो इधर पंडित जी मोड और यूट्यूब मोड, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मेथड। फिर प्रोसीजर क्या है? पहले साफ सुथरे कपड़े पहने, पहले नहा लें कम से कम। समझ में आ गया? फिर साफ सुथरे कपड़े पहने, फिर जिस जगह पे पूजा पाठ की प्रक्रिया चालू होने वाली है उसको ठीक कर लें। इट्स अ प्रोसीजर। इज दैट क्लियर? मान लीजिए पड़ोस में रहने वाले अंकल जी 105 साल के थे, निपट गए। अब कैसे उनका सो कॉल्ड क्रियाक्रम किया जाए? आजकल 2 तरीके हैं, या तो वो लकड़ी लगा के चिता जलाई जाती है, और या तो एक मशीन होती है उसके अंदर भस्म हो जाते हैं लोग। हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा ही होता है ना। अब ये नहीं कि वो लास्ट जल्दी चिकन रोस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। सर बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए, एक तीर से 2 शिकार। तो घर वालों ने डिसाइड किया कि गर्मी बहुत ज्यादा है, कौन चिता के बगल में खड़ा होगा। तो एक काम करो, इनको ओवन में फूंक दो। पूरे मोहल्ले से क्या माइक्रोवेव ओवन बटोरेंगे? नो। तो इसके लिए सरकार ने सिस्टम किया हुआ है। तो इट इज अगेन चिल्ड्रन व्हाट? मेथड। और उसके बाद हिंदू धर्म में क्या होता है भाई? पहले डेड बॉडी को नहलाते हैं ऑल दैट, फिर उसके कहते हैं जय माता दी गया, अच्छा हुआ कल से खाना नहीं बनाना पड़ेगा इसका। तो इट्स अ प्रोसीजर। अरे आप लोग को हंसी आ रही है? ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है। समझ में आ गई बात? चलिए शादी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई कोर्ट मैरिज करनी है या ढेर सारे लोगों को बुला के दिखावा करना है। तो कॉमर्स का स्टूडेंट कह रहा है कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, या वो आर्य समाज मंदिर होता है ना, या वो मौलवी साहब को बुलाओ, 3 बार बस बोलना है गूगल है मतलब कुबूल है कुबूल है कुबूल है। सामने वाला कह रहा है हमको भी बोल जल्दी निपटाओ, बहुत देर हो रही, कल सुबह ऑफिस भी निपटाना है। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आया? समझ में आ गया? पक्का? या वो ब्लैक एंड व्हाइट शादी करनी है, ब्लैक एंड व्हाइट शादी कहाँ होती पता है? चर्च में। नहीं फॉरेन कंट्री में नहीं प्रियंका जी, हिंदुस्तान में भी होती है। समझ में आ गया? और सबसे लंबी जो वेडिंग चलती है वो हिंदू वेडिंग चलती है। मेरे दोस्त की शादी हुई थी, 8 घंटा लग गया, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। मैंने कहा इनको बोलो जरा 3x की स्पीड से चालू करे, इतना ना रुक पाएंगे सुबह तक, क्योंकि सुबह क्लास भी लेनी है। तो इट इज अ मेथड, इट इज अ मेथड कि आप कोर्ट मैरिज करेंगे, आप मतलब आप नहीं, जिनकी शादियां होने वाली हैं, कोर्ट मैरिज करेंगे या ट्रेडिशनल मैरिज करेंगे, तो मेथड हो गया। कोर्ट मैरिज में प्रोसीजर है, पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद एक एनओसी आपको लेना पड़ेगा। एनओसी क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। 30 दिन तक वहां नोटिस लगेगा, किसी को अगर ऑब्जेक्शन है तो आके बता दे। उसके बाद कोर्ट में बुलाया जाएगा 2 गवाहों के साथ, अंगूठा छाप लोग हैं, अंगूठा लगाना पड़ेगा, फोटो वोटो खींचेगी। इज दैट क्लियर? और उसके बाद वहां पे माला पहनाई जाएगी। इट्स अ कोर्ट मैरिज, इट्स अ प्रोसीजर। इसके बाद आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, आप नहीं मतलब जिनकी शादी हो रही है, कि उसी मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाए। क्या हो जाए? रजिस्ट्रेशन। और अगर ट्रेडिशनल मैरिज हुई है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, नहीं तो पता लगा कुछ लोग बाद आके कंप्लेन करें इनकी शादी तो इनके साथ नहीं हमारे साथ हुई है। आजकल फोटोशॉप से फोटो भी बन जाती है। लड़के जरा सतर्क रहें। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पता लगा शादी हुई थी मिस करीना कपूर जी की बेटी के साथ, और यहाँ ऐश्वर्या राय जी कह रही नहीं हमारी बेटी के साथ शादी हुई है इसकी, तो देखिए फोटो मेरे पास। अब चलो कोर्ट कचहरी चलो, और जो घर में तांडव होगा वो अलग। समझ में आई बात? समझ में आ गया बच्चों?
भाई समझ में आ गया? हाँ यस, बोलिए बोलिए प्रियंका जी। नहीं नहीं नहीं, मेथड स्टडी इज डिफरेंट। मेथड स्टडी से इतना इंटरलिंक्ड है कि कौन सा मेथड आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कौन से मेथड में सबसे कम आपका टाइम लगेगा। समझ में आ गया? जब आपने मेथड स्टडी कर ली उसके बाद आप उस मेथड को यूज करेंगे। तो यू कैन से कि मेथड इंप्लीमेंटेड एंड मेथड स्टडी में पहले मेथड स्टडी आएगा। या आपने पहले एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया, पहले 3 महीने आपने 2-3 मेथड से काम करवा के देखा, तो आपको मेथड ए बी सी में मेथड बी सबसे अच्छा लगा, तो आपने बी को इंप्लीमेंट कर लिया। तो यू कैन से कि शॉर्ट टर्म में आपने मेथड अप्लाई किया, मेथड स्टडी की, लॉन्ग टर्म में वो मेथड फिर आप यूज करेंगे जो मोस्ट इफेक्टिव था, मोस्ट प्रॉफिटेबल था, मोस्ट कॉस्ट सेविंग था, मोस्ट क्विक था। समझ में आ गया? तो इससे प्रियंका जी के क्वेश्चन से बात एक निकल के आ गई, हम तो मेथड को किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं बच्चों, सिंगल प्लान या स्टैंडिंग प्लान? हम सिंगल यूज में पढ़ रहे हैं, बट जो मेथड बेस्ट है, जब तक सिचुएशन चेंज नहीं होती, इससे अच्छा कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, तो यही मेथड सिंगल यूज की बजाय स्टैंडिंग भी बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये ऑफिस टू ऑफिस, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा चिल्ड्रन। हो सकता है मेरे बिजनेस में स्टैंडिंग प्लान हो मेथड और आपके बिजनेस में सिंगल यूज हो जाए। ओके, रूल एज आई सेड चिल्ड्रन, एनी रेस्ट्रिक्शन, मैं बार बार पेनल्टी 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 की बात कर रहा था ना, नो स्मोकिंग, तो यस स्मोकिंग कहां पे है? लंच ब्रेक एट 2 PM। अब सरकारी बैंकों में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, समझ गए सर, ऐसे बैंक जहां पे काम नहीं होता ठीक से, वहां पे लंच का टाइम होता है। बट आप HDFC ICICI इन सब बैंक्स में जाएं, यहाँ पे लंच का कोई टाइम नहीं होता। जो ऑफ पीक आवर्स होते हैं, आप वहां जाएं चोरी चोरी चुपके चुपके, और अपना खाना पेंट्री में बैठ के खा के चले आए। कोई फिक्स्ड टाइम फॉर लंच नहीं है। कैनरा बैंक चले जाएं, 1.5 से 2.5 लंच टाइम चल रहा है। पता नहीं कौन सी इनकी बीवियों ने 56 भोग बना के दिए लंच टाइम, इधर 1.5 घंटे चल रहा है। स्कूल में पढ़ते थे 15 मिनट में लंच कर लेते थे, बैंक वालों को 40 मिनट का लंच चाहिए, दिखाने के लिए दैट वी आर वेरी हैप्पी, हमारे घर से 15 भोग आए हैं। इज दैट अंडरस्टूड? और या तो ऐसा होगा कि अपने घर से लंच लेके आए नहीं है, दूसरों के टिफिन में मुंह मारना है, तो किसी से आधी रोटी खाई, किसी से 1 रोटी खाई, इसलिए शायद 1 घंटे का टाइम मिलता होगा। सो यहां पे बस बोल दिया तो फॉलो करना है। देर इज नो स्कोप फॉर चॉइस एंड जजमेंट। समझ में आ गया? तो रूल जैसी चीज डिफेंस में बहुत ज्यादा काम आती है। यू कैन से इट इज दैट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी दैट कैन नॉट बी चेंज, वंस सेड, टोल्ड, हैज टू बी अप्लाइड फॉर। नॉन कंप्लायंस विल हैव द अट्रैक्शन ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? पेनल्टी। कि अगर आप इसको कंप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। समझ में आ गया? बट अभी तक जितना भी आपने पढ़ा, क्या वहां पे पढ़ा मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे तो पेनल्टी वगैरह कुछ आएगी? नॉट एट ऑल। समझ में आ गया? तो मैं आपको ज्यादा होमवर्क क्यों दे रहा हूं? ताकि आपकी स्पीड बन जाए एग्जाम में, और हर तरीके के क्वेश्चन आप चेक कर लें, कर पाए। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं 50 क्वेश्चन का, बट कह रहा हूं डोंट वरी, इसमें से 25 आप कल करके आइएगा। बट अगर 25 नॉर्मल सारे करके आना नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब हाय राम, इतना होमवर्क 50 दिया, अरे 50 क्वेश्चन सर ने दे दिए, करके सिर्फ 20 आने हैं। मेरे को एक्चुअली देने 20 ही थे, मैंने 50 बोल के 20 करने को बोल दिए, ताकि आपको लगे हाँ हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। तो मैनी अ टाइम चिल्ड्रन, हर देश की सरकार कुछ रूल बनाती है, उनको भी पता होता है कि पब्लिक इसके अगेंस्ट जाएगी, 5 रूल बनाओ, चलो 2 वापस ले लेंगे, पब्लिक खुश हो जाएगी, कम से कम 3 तो अप्लाई हो ही जाएंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो, आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने को मिल जाए, तो ढेर सारे MCQ टेस्ट पेपर बना दिए हर सब्जेक्ट के। इट्स एन ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी इज गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिया गया भैया, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको सॉल्व कर लें। बट अगर 1 महीने के अंदर नहीं हुआ तो मैं हेलो बोलूंगा, आप इनके फादर बोल रहे हैं, तो दैट इज अ सो कॉल्ड पीनल एक्शन यू आर गोइंग टू फेस। इट्स अ रूल। या अगर आपने पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं किया तो आपका स्टडी मेटेरियल आपको नहीं दूंगा। इट्स अगेन अ रूल। तो जिस भी प्लान में पीनल एक्शन की बात हो जाए उस प्लान को रूल बोलते हैं। तो लिख लीजिए चिल्ड्रन, प्लान हैविंग द कंपोनेंट ऑफ पेनल्टी इज टर्म्ड एज अ व्हाट चिल्ड्रन? रूल है, रूल। खोपड़े में बात गई। तो किसी पर्टिकुलर जगह पे लिखा हुआ था नो पार्किंग, और अगर पार्किंग करेंगे 200 रुपए जुर्माना लगेगा,
और आपने वहीं पे पार्किंग कर दी। इज दैट क्लियर? तो हमारा प्लान था कि ट्रैफिक कंट्रोल हो जाए, बट अगर जो लोग इसे फॉलो नहीं करेंगे हम उनसे 200 रुपए ले लेंगे। इट्स अ पेनल्टी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात भाई? झटपट अपडेट। घर में रूल बन गया, अगर खाना प्लेट में जूठा छोड़ा तो अगले दिन स्कूल में टिफिन में वही मिलेगा। 5 चीजें जूठी छोड़ी थी, मम्मी ने पांचों टिफिन में पैक कर दी। रात का खाना सवेरे। आपके दोस्त यार बहुत खुश हो रहे, तेरी मम्मी ने बड़ी वैरायटी भेजी है आज। चलिए, सो प्रोसीजर और रूल में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, सबको नजर आ रहा है? चलिए, इसको मैं अगले लेक्चर में टेकअप करूंगा। आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया ये। धन्यवाद बच्चों।